जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, लेकिन अपने हालात सही नहीं हैं क्योंकि मतलब ऐसा हुआ कि कल हम बारात में गए तो बारात में ऐसा होता ही है, डांस के लिए कोई खींच लेता, दो लोगों ने झटका मार दिया तो यहाँ जर्क आया हुआ है। एक हमारे यहाँ चनका बोलते हैं उसे, तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आज आज बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, वैसे तो होगी नहीं, ठीक है, झेलेंगे उस दर्द को। बाकी आप सब कैसे हैं, थम्स अप करके बताइए मुझे। कामिनी, अशोक, सत्या, रचना सिंह, आपका मनीष, ये सबके नाम के आगे अब @ आने लग गया है क्या? क्यों? अच्छा, यूट्यूब की तरफ से ये रिया गुप्ता, थ्री श्री, मेघादुम, हर्षित, उत्तम चतुर्वेदी, प्रिया देवी, पूजा वर्मा, बादल, अमित शुक्ला, सारे साथियों का बहुत स्वागत है और आप सबका स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर। आज हमारी 1/3 जर्नी पूरी हो जाएगी, तो शुरू करते हैं सब दोस्तों को नमस्कार करके पहले क्वेश्चन के साथ में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के तो मर्दाना पहलू जो आपका पुरुष करते हैं उसको किस रूप में? चोलोम बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? पुंग चोलोम आपको याद होगा, तो चोलोम उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? चोलोम उसको कहा जाता है। मणिपुरी कहाँ पर होता है भैया? मणिपुर में होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ ये किस संप्रदाय से संबंधित है? शैव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय? तो क्या आंसर आएगा? मणिपुरी आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय से ये रिलेटेड है, ये हमको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियाँ, क्या बोलोगे? बाल्यकाल की जो कहानी होती हैं वो इसमें सुनाई जाती हैं। इसमें 3 शैली एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। देर आर 3 स्टाइल्स ऑफ मणिपुरी। कौन कौन सी हैं? लाई हरोबा है, लाई हरोबा बहुत पूछी जाती है। लाई हरोबा किस स्टेट में होता है? मणिपुर में। संकीर्तन, लाई हरोबा संकीर्तन तीसरा आप मुझे बताएंगे, तो तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा भैया आपका रास लीला। क्या बोलोगे? रास लीला, रास लीला। इसमें साथी एक बेलनाकार स्कर्ट पहनी जाती है, उसको क्या कहते हैं? बेलनाकार, बेलनाकार जो स्कर्ट पहनी जाती है मणिपुरी में उसको क्या कहते हैं? यूटीआई। ऑप्शन में जब आएगा ना 4 नाम, तो यूटीआई आराम से पहचान लोगे। यूटीआई आराम से आप पहचान सकते हैं, ठीक है, यूटीआई आराम से पहचान सकते हैं आपका। तो शास्त्रीय नृत्य आप कंप्लीट कर चुके होंगे, थम्स अप करें। मैं आपको रोज दे रहा हूँ रिवीजन में और उम्मीद करेंगे जरूर होगा। आज आपको पढ़ने हैं शास्त्रीय नृत्य केंद्र। शास्त्रीय नृत्य केंद्र समझ रहे हैं? जो स्कूल खुले थे, जैसे मैं आपसे पूछूं सृजन विद्यालय खुला था एक डांस के लिए, किस वर्ष में खुला था? बहुत पूछा जाता है। सृजन स्कूल, क्या बोलोगे? सृजन स्कूल, ये साथी आपको इसको सृजन स्कूल भी कहा जाता है। सृजन स्कूल जो खुला था 1993 में, किसने खोला था? केलू चरण महापात्रा ने। तो मुझे बताओ, जो केलू चरण थे, केलू चरण थे आपका, ये किस डांस से संबंध रखते थे? केलू चरण महापात्रा, केलू चरण महापात्रा बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कदम्ब नृत्य केंद्र किसने ओपन किया था? कदम्ब, कदम्ब डांस जो है, कदम्ब नृत्य केंद्र, कदम्ब नृत्य केंद्र ये कथक के लिए था। कथक के लिए 1967 में ओपन हुआ था। 1967 में कहाँ पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में किसने ओपन किया था? तो ये ओपन किया था कुमुदनी लखिया ने। किसके द्वारा? कुमुदिनी, कुमुदिनी लखिया के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और ये कथक से ही संबंधित थी। किससे? कथक से। जवाहरलाल नेहरू जो मणिपुरी नृत्य अकादमी है वो बताइए। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो साथी आपका मणिपुरी नृत्य अकादमी खुली थी वो कहाँ पर है? मणिपुर के किस शहर में है मणिपुरी नृत्य अकादमी? मुझे बताओ मणिपुर के किस शहर में है? किस शहर में है? तो क्या कहेंगे भैया? वो 1954 में ओपन हुई थी और मणिपुर के इम्फाल में है। कहाँ पर है? मणिपुर के इम्फाल में। मणिपुर के इम्फाल में, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ पर है? मणिपुरी के इम्फाल में है। सर स्लॉट बुक के बारे में कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। स्लॉट बुक आज डेट आई है, स्लॉट आपके बुक होंगे, लेकिन अभी आपका जो स्लॉट बुक होने हैं वो शुरू नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आराम से आप दोपहर बाद कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे? धर्मों के त्योहार पढ़ने आपको। किस धर्म का कौन सा त्योहार है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती चैत्र मास में मनाई जाती है। कौन से महीने में? चैत्र के महीने में मनाई जाती है।
और दिवाली का त्योहार भी चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो महावीर जयंती तो चैत्र महीने में मनाई जाती है, लेकिन दिवाली का त्योहार आप सबको पता होना चाहिए भैया, वो कार्तिक मास में मनाया जाता है। किसमें? कार्तिक मास में अमावस्या को मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या। इस तरह का पैटर्न एसएससी अब बहुत पूछ रहा है, आपको 2 स्टेटमेंट देगा और इस तरह से ऑप्शन दे करके पूछेगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्या ठीक हो जाएगा भैया जी? केवल एक ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल एक ठीक हो जाएगा, केवल एक ठीक हो जाएगा। देखो, हिंदू जो त्योहार हैं आजकल एसएससी बहुत पूछता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछे रामनवमी और आपसे पूछ ले हनुमान जयंती भी, क्या पूछ ले? रामनवमी पूछ ले, हनुमान जयंती पूछ ले, तो क्या बोलोगे? रामनवमी और हनुमान जी। देखो, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वो किसी से चैट नहीं करते हैं, तो चैत्र से याद रख लेना। और हनुमान जी तो किन के भक्त थे? भगवान श्री राम के भक्त थे, तो चैट नहीं करते वो किसी से, ठीक है। होली पे क्या हो जाता है? मैं कहता था होली पे पूर्ण पूरा लग जाता, लगुन से याद रखना, लग जाता है रंग। होली पे लग जाता है पूरा रंग। दीपावली पे इतने बम छुटते रहते हैं, आप अपनी कार तक नहीं जा सकते, आप अपनी कार तक नहीं जा सकते हो। अमावस्या यानी गहरी रात होती है, पूर्णिमा तो होती है उजाले वाली रात, क्योंकि चंद्रमा पूरा होता है, पूर्ण होता है। गणेश चतुर्थी, गणेश जी का बहुत शरीर भारी था, उनसे भागा नहीं जाता था, याद रख लेना, भागा नहीं जाता था, उससे याद रख लेना। महाशिवरात्रि पे लग जाती है बहुत लोगों की, क्या बोलेंगे, भीड़, बहुत लोगों की भीड़ लग जाती है। लगुन, लगुन से याद रखोगे तो मंथ पूछे जाते हैं, फागुन मंथ आप लिख देंगे, ठीक है। मकर संक्रांति ये पौष महीने में पूछी जाती है, क्या बोलेंगे? पौष महीने में पूछी जाती है। जन्माष्टमी ये आपका जब छोटे से कृष्ण जी हैं उनके भी भागने की कहानी आपने सुनी है। दुर्गा पूजा, देखो ये दुर्ग, दुर्ग बोलते हैं किसको? किले को। अश्व बोलते हैं घोड़े को। जो दुर्ग होते थे उनमें अश्व बहुत मिलते थे, घोड़े बहुत मिलते थे, ठीक है। और इसमें आपका दशहरा भी मिलता है, याद रखना। अश्व पे बैठ के, अश्व यानी घोड़े पे बैठ के आपको 10 दुर्ग जीतने हैं। क्या जीतने हैं? 10 दुर्ग। बसंत पंचमी ये माघ शुक्ल में मनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण, क्या बोलोगे? सावन मास में आता है, सावन मास में। रक्षाबंधन पे ऐसे रख लो, नाग, नागों को जब नाग पंचमी का त्योहार हो जाता है, नाग सब आ जाते हैं, नाग सब, ठीक है। रक्षाबंधन पे भी सब आते हैं रिश्तेदार, सब। सावन से याद रख लो, सब से याद रखना, ठीक है। भाई दूज ये तो दीपावली के पास मनता है, तो कार्तिक महीने में ही होता है, ये तो हमको पता होना चाहिए। और दशहरा ये हो गया अश्व पे, तो 10 10 क्या बोलेंगे? 10 दुर्ग जीतने अश्व पे बैठ के, बहुत पूछे जाते हैं और हमको हमेशा सही आंसर करने होते हैं, सही आंसर, ठीक है। ये राज्यों के नववर्ष हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए राज्यों के नववर्ष। अब हम आपसे कुछ धर्म के त्योहार पूछेंगे, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना। आप मुझे बताओ जैन धर्म के किसी एक त्योहार का नाम, जैन धर्म के। तो जैन धर्म के किसी एक त्योहार की जब हम बात करते हैं तो उसमें ज्ञान पंचमी सबसे पहले आता है। ज्ञान पंचमी किस धर्म का त्योहार है? तो जैन धर्म का त्योहार है। महामस्तका अभिषेक, क्या बोलोगे? महामस्तका अभिषेक, ये एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को। महामस्तका अभिषेक कितने वर्षों में मनता है? तो क्या बोलेंगे? ये कुंभ की तरह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 12 वर्ष में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछ ले, पर्यूषण पर्व होता है एक, पर्यूषण, पर्यूषण पर्व जैन धर्म का एक त्योहार है, जिसमें साथी जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो बताओ कितने कितने दिन मनाती है पर्यूषण त्योहार को? श्वेतांबर कितने दिन मनाते हैं? श्वेतांबर, तो श्वेतांबर 8 डेज इसको सेलिब्रेट करते हैं। दिगंबर, दैसे दिगंबर, दैसे 10, क्या बोलोगे? जो दिगंबर शाखा है वो आपका 10 डेज इसको सेलिब्रेट करता है, 10 दिन वो इसको मनाते हैं। ऐसे ही साथ ही मैं आपसे पूछूं बौद्ध धर्म के त्योहार, मुझको आप बताओ। बौद्ध धर्म के तो क्या बोलेंगे? सोंक्रान उत्सव बहुत मनाया जाता है, सोंक्रान पूछा जाता है। सोंक्रान उत्सव जो है वो किस धर्म का है? आपसे पूछेगा उल्लाबना उत्सव किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का उत्सव है। पपेटी बताओ आप मुझे, जो पपेटी उत्सव है वो किस धर्म का है? पपेती भी बोलते हैं, पपेटी भी, तो क्या बोलोगे? पारसी धर्म का है, पारसी धर्म का। यहीं पर एक मनता है जश्न ए मिहिरा गान, जश्न ए मिहिरा गान, ये कहाँ का है साथी आपका? तो ये पारसियों का उत्सव है, पारसियों का। चेटी चंद बताओ कौन से चेटी चंद कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये सिंधियों में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिंधियों में मनाया जाता है चेटी चंद, चेटी चंद। अच्छा मुझे बताओ सुकोट कौन से धर्म में मनाया जाता है? सुकोट,
या ईस्टर बताओ, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये किस धर्म में मनते हैं? ईस्टर हो गया आपका, गुड फ्राइडे हो गया, गुड फ्राइडे, तो क्या बोलेंगे? गुड फ्राइडे, ये आपका ईसाई धर्म में मनते हैं। कहाँ पर मनते हैं? ईसाई धर्म में इनको मनाया जाता है। सुकोट फेस्टिवल आपसे पूछ ले तो सुकोट यहूदी मनाते हैं। कौन मनाते हैं? यह यहूदी इस उत्सव को मनाते हैं, सुकोट उत्सव को, सुकोट को। चित्रकला की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित हैं जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? कजली पेंटिंग्स, आंसर करें भैया फटाफट से। सारे लोगों का आंसर आए, बहुत अच्छा आंसर आना चाहिए। बोलेंगे भी फटाफट से, सर एग्जाम के लिए कौन सा डेट सेलेक्ट करें आपके अकॉर्डिंग? आप अपनी सहूलियत से देखिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, किसी के घर शादी होंगी तो कोई एग्जाम दे के जल्दी फ्री होना चाहेगा, बाकी इससे कोई अंतर नहीं आएगा, है ना? ठीक है। और मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे यार कुछ दिन और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हालात वही रहेंगे आपके, पिछले दिनों से आप तैयारी कर रहे थे और कोई बीच में कारण हो गया था, आपके घर में कोई शादी आ गई थी या कुछ वजह, तो आप थोड़ा मतलब लगता है आपको 10-20 दिन आपके कहीं ख़राब गए थे, तो आप आगे वाला डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई उससे अंतर नहीं आना है, एकदम से उत्साह के साथ में परीक्षा देने जाइए। तो कजली पेंटिंग सबका आंसर आया, कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। और पेंटिंग भी होती हैं, बताओ राजस्थान की कोई एक पेंटिंग मुझे बताओ। तो कजली होती है आपका, कजली होती है, पड होती है, यहाँ पर मंडाना होती है, मंडाना, ठीक है, लघु होती है, लघु, और साथ ही आपका मेहंदी, मेहंदी कहाँ की है आपका? ये भी राजस्थान की है मेहंदी। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में कौन सी होती है? कलमा जट्टू होती है। मैंने बताया था ना, डबल टैग केरल की पहचान है। कलमा जट्टू होती है और मार्गोम कली होती है। क्या होती है? मार्गोम कली। ये कहाँ की पेंटिंग्स हैं? ये केरल की पेंटिंग्स हैं। तमिलनाडु की तुम मिलने आना, उसने ये बात कॉल पर कही जोर से। कोल्लम, कोल्लम और साथ ही आपका तंजौर, बहुत पूछी जाती हैं कोल्लम और तंजौर। झारखंड की आप बताएं, झारखंड की जादो पटिया, जादो पटिया और साथ ही आपका पैतकर पेंटिंग होती हैं। जादो पटिया और पैतकर पेंटिंग, पैतकर पेंटिंग कहाँ की हैं? ये आपका झारखंड की होती हैं। आज आप एक बार चित्रकला पर भी नज़र रखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे चित्रकला के, 5-6 क्वेश्चन, वो आपको बताने हैं। मुझे बताओ कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है? कलमकारी, आंसर आना चाहिए परफेक्ट सा। कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है? तो क्या बोलोगे? कलमकारी भैया आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। चिकनकारी बताइए कहाँ की पेंटिंग है? चिकनकारी कहाँ की पेंटिंग है? चिकनकारी, तो चिकनकारी आप कहोगे ये भैया यूपी की पेंटिंग्स हैं, यूपी की। वारली बताओ और रंगोली बताओ, वारली और रंगोली कहाँ की पेंटिंग है? वारली और रंगोली ये भैया महाराष्ट्र की पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग बताओ कहाँ की है? फ्रेस्को, फ्रेस्को पेंटिंग आपका हरियाणा की पेंटिंग है। कहाँ की है? हरियाणा की पेंटिंग है। आप मुझे बताओ पट्टचित्र और सोरा कहाँ की हैं? पट्टचित्र, पट पट्टचित्र और सोरा, ऐसे समझो तुम लिखने में हाथ पूरा खिंच गया हो। पट्टचित्र और सोरा ये साथी आपका उड़ीसा की पेंटिंग है। उड़ीसा की पेंटिंग, ये गर्दन से यहाँ तक खिंचा हुआ है सारा, उड़ीसा की पेंटिंग है। उड़ीसा की, कहाँ की है? उड़ीसा की पेंटिंग है। बहुत बढ़िया। पहला फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? पहला जो फीफा विश्व कप हुआ, मुझे बताओ किस वर्ष में हुआ था, किस ईयर में हुआ था? बोलेंगे भी फटाफट से। तो ब्राजील में, फ्रांस में, उरुग्वे में या फिर इटली में? भैया उरुग्वे में हुआ था आपका। कब हुआ था उरुग्वे में? 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। ठीक है, इसमें विजेता भी कौन रहा था? विजेता भी इसमें उरुग्वे ही रहा था। कौन रहा था? उरुग्वे इसमें विजेता रहा था। उपविजेता आपको बताना है, उपविजेता इसमें रहा था अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। मुझे बताओ भारत ने फीफा वर्ल्ड कप कब जीता था? फीफा वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था? उस वर्ष को आप सब लोगों को लिखना है। बोलेंगे भी फटाफट से। फीफा विश्व कप, तो आप कहेंगे भैया इंडिया ने इसको कभी भी नहीं जीता है। अभी रिसेंट की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर पूछ ले फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो बोलेंगे 1904 में फीफा की स्थापना हुई। ब्राजील ने फीफा विश्व कप को सर्वाधिक बार जीता है। कितनी बार जीता है? सर्वाधिक 5 बार जीत चुके हैं। कितनी बार? सर्वाधिक 5 बार जीत चुके हैं। ठीक है, सर्वाधिक 5 बार, सबसे ज़्यादा बार। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अभी मेंस पिछला वाला हुआ था 2022 में, 26 वाला तो अभी हुआ नहीं है, तो 2022 में कौन जीता था? आपका अर्जेंटीना जीता था। अर्जेंटीना, और किसको हरा करके जीता था अर्जेंटीना?
फ्रांस को हराकर, किसको? फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने जीता था इसको, अर्जेंटीना ने। इसका आयोजन हुआ था कतर में, ठीक है। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था कतर में, कतर में इसका आयोजन हुआ था। तो मुझे बताओ 2026 में जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? 2026 में जो आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में। मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा में होगा। कहाँ पर होगा? कनाडा में होगा, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं फुटबॉल के लिए जो महिला विश्व कप है उसकी शुरुआत कब हुई थी? महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत, महिला महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत ये कब हुई थी साथी? ये आप सबको बताना है। तो क्या बोलेंगे कब शुरुआत हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में। कब? 1991। अभी हाल ही कब पूछ लेगा आपसे कि आपका जो हाल ही में हुआ 2023 में, 2023 में किसने जीता है? बता सकते हैं कि आपका महिला फुटबॉल विश्व कप जो है इसकी 2023 में जो विजेता रही, इसकी सिर्फ विजेता याद रखना, रनर अप की आवश्यकता नहीं है, विजेता बताइए। तो इसमें विजेता था आपका स्पेन। और साथ में 2024 ओलंपिक आप पढ़ चुके, थम्स अप करके बताओ जी भैया, आप पूछ के देखिए सवाल। तो 2024 जो ओलंपिक है उसकी अगर हम बात करते हैं उसमें गोल्ड किसने जीता ये आपसे पूछा जा सकता है। 2024 का जो पेरिस ओलंपिक में जो गोल्ड जीता वो किसने जीता? पेरिस ओलंपिक में जो गोल्ड आया था वो स्पेन का था। क्या था? स्पेन का, ठीक है। और जो आपका सिल्वर आया था वो था फ्रांस का, और जो ब्रॉन्ज था वो मोरक्को का था। तो ये 2024 का पूछा जा सकता है आपसे। ये फुटबॉल के बारे में है। फुटबॉल के बारे में आज आप जब पढ़ेंगे तो फुटबॉल के मैच की एक तो अवधि मत भूलना। क्या बोलोगे कितनी देर का मैच होता है? भैया 90 मिनट का मैच होता है। इसमें हाफ दो होते हैं, यानी कि कितनी कितनी देर का होता है? 45 मिनट का एक हाफ होता है। 45 मिनट होगा, फिर 15 मिनट ब्रेक होगा, फिर 45 मिनट होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक बहुत अच्छा सा कि अगर फुटबॉल में निर्णय नहीं आया है तो उसके टाइम को कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? तो फुटबॉल के जो टाइम को आपका एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा सकता है आपका 30 मिनट। क्या बोलेंगे? 30 मिनट बन जाएगा आपका, ठीक है। ये फुटबॉल से संबंधित जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए। फीफा का आपको यहाँ पर ये स्थापना पता होना चाहिए, मुख्यालय पता होना चाहिए आपको, और साथ में भारत में जो फुटबॉल महासंघ था उसकी आपको डेट पता होना चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन बनते ही हैं। बैडमिंटन की बात करेंगे। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, साथ ही सिर्फ आंसर दें, कुछ साथी अतिरिक्त बातें कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने आप को, अपने ध्यान को भटकने मत दिया करो, यही कंसंट्रेशन बनाने का वक्त होता है। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ा करो, ठीक है, अतिरिक्त कोई ध्यान नहीं। तो बैडमिंटन शटल कॉक का उपयोग होता है बैडमिंटन में, तो आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल होता है। मानक डबल कोर्ट जो होता है वो 13 मीटर गुणा 6.10 मीटर का होता है, डबल्स जब दो खिलाड़ी खेल रहे हो। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो लंबाई तो सेम ही रहेगी, 13.40 मीटर ही रहेगी, लेकिन जो चौड़ाई हो जाती है वो 5.18 मीटर हो जाती है, 5.18 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ, जो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, स्थापना 1934 में हुई थी। क्या? हाँ भैया याद रखेंगे, इसी में हुई थी। तो क्या ठीक हो जाएगा? 1, 2 और 3, अर्थात तीनों ही ठीक हो जाएंगे। मुझे बताओ जो बैडमिंटन का मैच होता है, बैडमिंटन का जो मैच होता है उसमें कितने अंकों के कितने सेट होते हैं? ठीक है, कितने अंकों के कितने सेट होते हैं? अगर मैं बैडमिंटन के मैच की बात करता हूँ तो याद रखना उसमें क्या होता है आपका 21 अंकों के, ठीक है, 21 अंकों के 3 सेट होते हैं। 21 अंकों के कितने सेट होते हैं? 3 सेट उसमें होते हैं। और जो 0 पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? इसमें 0 पॉइंट को कहा जाता है लव। क्या कहा जाता है उसको साथी? लव, यानी लव पॉइंट उसको कहा जाता है। अगर हम बात करें इसका जो नेट है उसकी ऊंचाई कितनी होती है लगभग में बताइए? नेट की जो ऊंचाई होती है, ये देखिए डिफरेंस होता है इसमें। अगर हम पूछे किनारों पर, अर्थात एट कॉर्नर्स, सिरों पर, अगर हम सिरों पर बात करते हैं तो 5.1 फीट होती है, 1 फीट होती है। और अगर नेट की ऊंचाई बीच में बात करें हम, बीच में, तो 5 फीट होती है। कितनी होती है? 5 फीट होती है, 5 फीट होती है।
जो बैडमिंटन होती है ये कितने पंखों से बनी होती है और इसका वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें जो शटल होती है, शटल कॉक जो होती है, वो शटल कॉक जो होती है वो 16 पंखों से बनी हुई होती है। कितने पंखों से? 16 पंखों से बनी हुई होती है। और इसका जो वजन होता है, इसका जो वजन होता है वो है 4.74 ग्राम से लेकर के 4.74 ग्राम से 5.5 ग्राम तक होता है, 5 ग्राम तक होता है। ये हमको साथ ही पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो अहमदाबाद में है। हाँ जी भैया, अहमदाबाद में है। इसी स्टेडियम को हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं, मोटेरा स्टेडियम। आपको खेल के मैदान जरूर पता होने चाहिए। दोस्त, ये जो टॉपिक है ना ब्लू कलर में, ये आपको एक बार देख लेने। आप अगर अच्छे छात्र रहे थे, अब तक बहुत सिंसियर तरीके से आप पढ़ रहे थे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको मुश्किल से 5 मिनट में इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? याद रखेंगे, है ना? आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? अहमदाबाद हो गया। अब अगर हम बात करें आपसे, इकाना स्टेडियम कहाँ पर है, बताना। इकाना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, अटल जी के लिए है, इकाना स्टेडियम, वो कहाँ पर है? तो आप बोलोगे लखनऊ में है, लखनऊ में। रूप सिंह स्टेडियम, जहाँ सचिन तेंदुलकर जी ने अपने 200 रन बनाए थे, तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में, एमपी में है। कहाँ पर है? ग्वालियर एमपी में है, लखनऊ यूपी में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, आप हमें बताओ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है भैया आपका कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में है। दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, एक तो एम ए चिदम्बरम और एम चिन्ना स्वामी। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एम ए चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो जो स्वामी जी लोग होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? बंगले में रहते हैं जी, बड़े बंगले होते हैं उनके पास में। बंगलुरु में होगा। कहाँ पर होगा? बंगलुरु में। और एम ए चिदम्बरम बताइए फिर, आपका जो चिदम्बरम स्टेडियम है, क्या बोलोगे? चिदम्बरम स्टेडियम है, चिदम्बरम स्टेडियम वो कहाँ पर है? वो चेन्नई में। जैसे चिदम्बरम, जैसे चेन्नई। स्वामी जी बंगले में रहेंगे, स्वामी जी। मुझे बताओ, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है हमारा, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एनएसयू बोलते हैं, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कब बना था आपका? 2018 में बना था, मणिपुर में। बहुत पूछा जाता है स्पोर्ट्स में, मणिपुर में। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, भारत में एक संस्था है SAI, साई जिसको हम कहते हैं, अर्थात स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बताओ मुझे कब बनी थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1984, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे ही क्रिकेट के लिए पूछी जाती है संस्था, आपका नेशनल क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कब हुई? नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कब हुई? इसको NCA कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे? सन 2000 में, बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो सन 2000 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में बनी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में कहाँ पर बनी? नई दिल्ली में बनी। अगर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछ लेगा तो 2018 मणिपुर हमारा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए विश्व के कुछ चर्चित मैदानों को हमने लगाया है, PDF में एक बार जरूर देखना इसको। ओके, अब पुस्तकों की बात करते हैं। रावण, एनिमी ऑफ आर्यव्रत, निम्नलिखित में से किस लेखक और लेखिका द्वारा लिखा गया है? बहुत चर्चित राइटर हैं, फिक्शन लिखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, आगे आएंगे तो किरण देसाई हैं, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी हैं, बहुत चर्चित राइटर हैं। अमीश त्रिपाठी जी की बुक्स जरा मुझे बताओ कोई एक। इन्होंने एक किताब लिखी थी, द ओथ ऑफ वायुपुत्राज, यानी कि वायुपुत्रों की शपथ। किसकी? ओथ ऑफ वायुपुत्राज, अर्थात वायुपुत्रों की शपथ। द सीक्रेट ऑफ नागाज किसकी है? जो नागाओं का रहस्य इन्होंने लिखा, द सीक्रेट ऑफ नागाज। ये बार बार रिपीट होती हैं भैया दिल्ली पुलिस में, हर सेट में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं किताब आपको जरूर मिलेगी। द शिवा ट्रायोलॉजी, क्या बोलेंगे? द शिवा ट्रायोलॉजी, ये किसकी है? ये भी इनकी है, शिव त्रयी। द चोला टाइगर्स, चोल साम्राज्य के ऊपर लिखी इन्होंने, द चोला टाइगर्स, ये किसकी है? ये भी इन्हीं की किताब है। ठीक है, अभी लिखी है, इसी साल लिखी है, 2025 में। द क्या बोलेंगे?
द चोला टाइगर्स, इनकी एक किताब है सीता द वॉरियर, सीता, क्या बोलेंगे, सीता बुक किसकी है, वो इन्हीं की बुक है। आपसे पूछ ले एक होता है वॉर ऑफ लंका, वॉर ऑफ लंका इन्होंने ही लिखी, वॉर ऑफ लंका। एक किताब पूछी जाती है इनकी, आपका भगवान शिव जी कैसे बने थे, एक कबीले से बढ़ करके। तो हम जब नोबेल पढ़ते थे तो अपने शुरुआती नोबेल में हमने पढ़ा था, उसका किताब का नाम है आपका, दो किताबें आई थी वो, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मेलुहा के मृत्युंजय, क्या नाम है उसका, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, इमोर्टल्स, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, अर्थात मेलुहा के मृत्युंजय, मेलुहा के मृत्युंजय। एक इनकी किताब थी आपका मेलुहा के मृत्युंजय, एक थी इनकी आपका साइन ऑफ इच्छवाकू, साइन ऑफ इच्छवाकू, इच्छवाकू अर्थात इच्छवाकू के वंशज, इच्छवाकू के वंशज, ये किताब इनकी थी, है ना। किरण देसाई हम आपको बता चुके। एक फिक्शन के राइटर और बताते हैं आपको, बहुत चर्चित है, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, अश्विन सांघी, क्या बोलोगे, अश्विन, अश्विन सांघी, ये भी एक चर्चित राइटर हैं। इनकी किताब कौन कौन सी हैं, अश्विन सांघी ने एक बुक लिखी है आपका चाणक्याज चैंट, कौन सी, चाणक्याज, चाणक्याज चैंट, ये किसकी बुक है, ये अश्विन सांघी की बुक है, चाणक्याज चैंट। द अयोध्या अलायंस किसने लिखी है, अभी आई 2025 में ही, अयोध्या, द अयोध्या अलायंस, ये किसकी बुक है, अलायंस, ये 2025 की बुक है, शायद आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी होगी, द अयोध्या अलायंस। द वॉल्ट ऑफ विष्णु किसकी है, द वॉल्ट ऑफ विष्णु, द वॉल्ट ऑफ विष्णु, ये इन्हीं की किताब है साथी, द वॉल्ट ऑफ विष्णु। और रेजर शार्प, पिछले साल बहुत चर्चित किताब इनकी रही थी, रेजर शार्प 2024 की किताब है। एक इनकी बुक है जो भगवान कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने लिखी, द कृष्णा की, क्या बोलेंगे, द कृष्णा की, दिखाएंगे भैया। दोस्त मत लिखो प्लीज, अलग बातें मत करो, अलग बातें मत करो, आंसर के अलावा अलग बातें मत करो, मेरी प्रार्थना है आप सबसे। आप एक ही कमेंट को बार बार करते रहते हैं, इसका मतलब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में कॉपी पेस्ट पर होता है, यानी आपका कक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सुधार करें। रिक्वेस्टिंग टू यू, बार बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं, करते रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य कार्यधिकारी कौन होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है दिल्ली, उसमें साथी आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, क्या प्रधानमंत्री होते हैं, क्या मुख्यमंत्री होते हैं, क्या उपराज्यपाल होते हैं, नहीं जी, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति आप जानते होंगे, कॉमन सी बात है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, 4-5 लाइन छोड़िए अपने इस प्रैक्टिस सेट में और लिखना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किन किन की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। तो क्या बोलेंगे भैया, आपका अटॉर्नी जनरल हो, चाहे कैग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे यूपीएससी के आपका अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र हो सकते हैं, यानी कि फिर से एक ही बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, इस बात का महत्व है। जैसे कोई बने हैं क्या भारत में, हाँ जी, एक ही व्यक्ति बने हैं सिर्फ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका पुनर्निर्वाचन हुआ था, यानी कि वो फिर से राष्ट्रपति बने थे, फिर से। तो अनुच्छेद 55 इस बात को कहता है या 57, भैया 57 कहता है। क्या कहते थे हम आपसे, पकानी कोका दियो दसम, 30 साल पुरानी ट्रिक, पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दुयो, दुयो क्या बोलते थे, दुयो दसम। अब मुझे बताओ, पे जो आया है, ये आपका जो पे आया है, ये किस आर्टिकल में आता है, ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 52 से शुरू करते हैं, 53, 54, और लास्ट कहाँ किस आर्टिकल पर होता है, 55 आर्टिकल, 56 आर्टिकल, 57 आर्टिकल, 58 आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल 59 होता है, ये आर्टिकल 60 और ये आर्टिकल 61 होता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है उसको बताया गया है 52 में, और वो एग्जीक्यूटिव का चीफ होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा। 54 में उसका निर्वाचन बताया गया है, क्या बताया गया है, निर्वाचन बताया गया है। 55 में जो कोटा होता है, और 56 में उसका कार्यकाल बताया गया है, और 57 में जो हमने बताया दोबारा, यानी कि पुनर्निर्वाचन, क्या बोलोगे, दोबारा। क्या योग्यताएं चाहिए, योग्यताएं क्या चाहिए, योग्यताएं क्या चाहिए आपका, कैसी दशाएं होनी चाहिए, दशाओं की बात की गई है आपका। 60 में उसकी शपथ, मुझे बताओ शपथ कौन दिलाता है इनको,
शपथ कौन दिलाता है? और 61 में महाभियोग की बात की गई है, महाभियोग की, किसकी बात की गई है? महाभियोग की। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो क्या बोलोगे भैया? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो प्रेजेंस नहीं है तो फिर कोई आपका सीनियर मोस्ट जो आपके जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। महाभियोग की बात करें तो ये कैसा प्रोसेस बताया जाता है? इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसको बताया जाता है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किस देश से लिया है हमने महाभियोग? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। किस देश से हमने इसको लिया है? यूएसए से हमने इसको लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, यूएसए से। महानियोग की बात करें तो इसके लिए जो नोटिस जाता है कितने दिन पहले जाता है? तो 14 दिन पूर्व नोटिस जाएगा। नोटिस जो जाता है वो 14 दिन पूर्व जाएगा। और किसी सदन से इसको शुरू किया जाएगा, तो याद रख लेना किसी भी सदन से शुरू, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि महाभियोग को कहाँ से शुरू करेंगे? लोकसभा, एक ऑप्शन देगा राज्यसभा, एक देगा दोनों में से किसी, एक देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे आप? किसी भी सदन से उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन से। और पूर्व में जो हस्ताक्षर होंगे क्या याद रखेंगे? पूर्व में आपका सदन के 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए पूर्व में। और बाद में क्या चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। और फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। मुझे बताइए, राष्ट्रपति साहब किसी के पास, उनके पास क्षमादान की शक्ति है? आप कहेंगे हाँ, उनके पास क्षमादान की शक्ति है। राज्य में किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति हैं वो आपका मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। वो आपका कोर्ट मार्शल, हमारा जो सेना न्यायालय अधिनियम है 1950, उसके नियमों के तहत अगर कोई भी आपका सजा होती है उसको भी ये माफ कर सकते हैं। राज्यपाल नहीं कर सकते। राज्यपाल ना मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, ना कोर्ट मार्शल की सजा को, सिर्फ इतना अंतर है। तो मुझे बताएं, राष्ट्रपति जो क्षमादान देते हैं वो किस आर्टिकल में? उनकी जो पार्डन पावर्स हैं वो आपका आर्टिकल 72 में है। ऑर्डिनेंस ये लेके आते हैं, अध्यादेश जो लाते हैं, अध्यादेश। ठीक है भाई, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है तो ये क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 123 के तहत एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं। जिस अध्यादेश को राष्ट्रपति लाएंगे वो कितने दिन तक चलेगा, ये आंसर आपको करना है। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से, सारे लोग आंसर करें, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। भैया देवरिया 1531, आपने 1532 लिख दिया। 1931 में कैसे हो जाएगा यार? 1500 लिखा होगा, 1500, 1900 तो नहीं लिख सकते, वो हुमायूं के टाइम पर हुआ 1531 में। हाँ 1531 32 ही होगा। 6 महीने और 6 वीक, ये हुई बात। 6 जिन्होंने लिखा है, 6 महीने वाले सारे गलत हैं। 6 मंथ प्लस 6 वीक्स, 6 वीक्स। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी उसको पढ़ा था नायक बैच में? थम्स अप करके जरा मुझे बताना, जरा बताओ फटाफट से। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? जो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो क्या बोलेंगे? संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो मनोनीत ही राष्ट्रपति करते हैं, तो वो राष्ट्रपति का फेवर लेंगे नहीं लेंगे? आप कहेंगे हाँ जी भैया। बोलेंगे क्या कहेंगे आप कहेंगे हाँ जी भैया, बिल्कुल होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के। और कौन सी विधानसभा इसमें नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की भी विधानसभाओं के हिस्से लेते हैं। अगर मैं पूछूं राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? तो मैंने कल बताया था आयरलैंड से, E&D। तो क्या बोलेंगे? चुनाव की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, तो चुनाव की प्रक्रिया की बात करते हैं। ये हमने जो चुनाव की प्रक्रिया है आयरलैंड से ली है। कहाँ से लिए? आयरलैंड से हमने इसको लिया है। कहाँ से? आयरलैंड से हमने इसको लिया है। मुझे बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने आपका प्रपोजर्स चाहिए? 50 प्रस्तावक चाहिए। और 50 क्या चाहिए आपको? 50 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, अप्रूवर्स कितने? 50 अनुमोदक चाहिए। जमानत राशि कितनी होती है? जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो जमानत राशि, इसीलिए तो कोई भी व्यक्ति नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का चुनाव। 15,000 की वजह से नहीं, प्रस्तावक 50, और ये MP लोग होते हैं। तो आप लड़ सकते हो राष्ट्रपति का चुनाव, आपको चाहिए पहले 50 MP आपके समर्थन में हो और 50 ही फिर अनुमोदक हो। तो 100 MP आपके फेवर में होने चाहिए।
जो चुनाव होता है वो कैसा होता है बताओ जरा, प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। एक इसमें एकल संक्रमणीय मत होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रयोग होता है। किसका? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो, वीटो का मतलब होता है निषेध अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति मना कर सकते हैं किसी बिल के लिए, तो जो पॉकेट वीटो प्रयोग की थी वो आर वेंकटरमन या जेल सिंह ने? तो किसने की थी? वो जेल सिंह ने की थी। कब की बात है ये? 1986 की बात है, 1986 है। यानी कि विधायक जो कोई विधेयक है, कोई बिल है, उस पर अनिश्चित समय तक कोई निर्णय ना लेना, ये पॉकेट वीटो है, ये पॉकेट वीटो। ऐसे ही नाम आता है आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी का, उन्होंने भी एक बार वीटो का प्रयोग किया था। बताओ किस बिल पर? एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें, उन्होंने साथ ही आपका 2006 में जो सांसदों की इनएबिलिटी को लेकर के था, यानी कि जो सांसद थे उनकी अयोग्यता को लेकर के, अयोग्यता निवारण एक्ट था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। सांसद अयोग्यता निवारण एक्ट पर इन्होंने अपनी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, अपनी वीटो का। लेकिन ये जो वीटो थी ये निलंबनकारी वीटो थी। निलंबनकारी वीटो जो होती है उसको आप जानते हैं सिंपल मेजोरिटी से डिसमिस किया जा सकता है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। अच्छा, आर वेंकटरमन भी देश के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने किस पर वीटो का प्रयोग किया था? आर वेंकटरमन ने, तो याद रखना, उन्होंने 1991 में संसद सदस्यों के जो वेतन भत्ते थे, तो यानी कि जो एमपीज थे उनके जो आपका सैलरीज थी, अमोल्यूमेंट्स थे आपका, और प्रिविलेजेस थे, वेतन आपका, और क्या बोलेंगे उसको, भत्ते, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार को लेकर के, विशेषाधिकार को लेकर के इन्होंने भी वीटो का प्रयोग किया था, वीटो का प्रयोग किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी, जो राष्ट्रपति के पास में शक्ति होती है आत्यंतिक वीटो, उसका प्रयोग किया था। लेकिन किस विधेयक पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था पैप्सू विधेयक पर। किस पर? पैप्सू पर। याद रखना, पैप्सू पर ये वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति बने थे, और पैप्सू पर इन्होंने 1954 में, कैसी वीटो थी वो एब्सोल्यूट वीटो थी आपका, यानी कि आपका आत्यंतिक वीटो थी। कैसी वीटो थी? आत्यंतिक वीटो वो थी, आत्यंतिक वीटो। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? सरकार की किस शाखा का उपराष्ट्रपति? केवल विधायी शाखा का होता है, या फिर आपका केवल एग्जीक्यूटिव का होगा, या जुडिशरी में, या फिर कार्यपालिका और विधायिका दोनों? तो क्या बोलेंगे? दूसरा सबसे बड़ा पद है। न्यायपालिका में तो ये नहीं होते, लेकिन एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव दोनों में ये सदस्य होते हैं, दोनों ही काम होते हैं। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को किस आर्टिकल में बताया गया है? जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 52 में, ऐसी उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 63 में। इनका क्या बनता है? क्या बोलेंगे? 63 से शुरू करते हैं, 63, आर्टिकल 63 से 64, 65, 66। ठीक है, फिर 67 आ जाता है, फिर 68 आ जाता है, फिर 69 आ जाता है। 69 के बाद में फिर आता है 70। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोलते हैं उसका, उसका, उसका निकास। क्या बोलेंगे? उसका निकास, उसका निकास सनी। क्या बोलोगे? सनी होता है। देखिए 63 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात उपराष्ट्रपति को बताया गया है। उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम करेंगे, सभापति, सभापति के रूप में काम करेंगे। तो सभापति जो होते हैं वो किस सदन में होते हैं? राज्यसभा में होते हैं। आप कहोगे हाँ जी, राज्यसभा में सबसे बड़े पीठासीन अधिकारी होते हैं। लेकिन क्या ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं? यस और नो, ये आप आंसर दे दोगे तो मैं समझूंगा कि आपको उपराष्ट्रपति की समझ है। तो आप कहेंगे नहीं भैया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अगर 65 में हम बात करते हैं तो उनके कार्यों को बताया गया है। ठीक है, कार्यों को। निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन को 66 में बताया गया है। 67 में उनका कार्यकाल बताया गया है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। समय, यानी कि अगर कोई रिक्ति हो गई है तो कितने दिनों में वो पद भरा जाएगा। ठीक है, शपथ की बात करेंगे आपका, और जो इनका निर्वहन होता है, क्या होता है? निर्वहन। अगर मैं आपसे पूछूं ये त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति जो है आपका त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये त्यागपत्र देते हैं प्रेसिडेंट को, अर्थात राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। और इनकी शपथ जो कराएंगे वो कौन कराते हैं? राष्ट्रपति को। तो शपथ भी इनकी कौन कराते हैं? शपथ भी इनकी राष्ट्रपति कराते हैं। कौन कराते हैं? राष्ट्रपति कराते हैं। लेकिन इनके चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उपराष्ट्रपति के में? उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के, जो इनका चुनाव होगा, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, राज्यसभा के
दोनों यानी अपर हाउस और लोअर हाउस के दोनों सदस्य, दोनों का मतलब क्या है, निर्वाचित अर्थात इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड अर्थात मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत समझ गए, यानी इलेक्टेड और आपका क्या बोलेंगे, अपॉइंटेड जो होते हैं, आपका जो नियुक्त सदस्य होते हैं वो भी आपका क्या बोलेंगे इसमें भाग लेंगे, ये अंतर है। लेकिन राष्ट्रपति साहब के में कहीं वो फेवर ना कर दें, इसीलिए मनोनीत सदस्य जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रमक दिए हुए कूट से प्रयोग करें। कौन सी घटना कब हुई थी, जरा सोचिए और लॉजिक लगाइए और ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। घोड़ों को दागना, प्रांतों का गठन, मनसबदारी व्यवस्था और जजिया की समाप्ति। तो जजिया को उसने कब समाप्त किया था, आपका 1564 में। कब, 1564 में। आपको पता है दास प्रथा उसने 1562 में खत्म की थी। तीर्थ यात्रा कर उसने 1563 में खत्म किया था। आज अकबर को पढ़ना एक बार आप नोट्स से, ठीक है, तो आप जानोगे। उसके बाद में उसका तीसरा सबसे बड़ा काम जजिया ही था, तो ये काम उसने शुरुआती दिनों में किया, तो ऑप्शन 4 से सही हो जाएगा। ये प्रश्न को करने का एक आपका क्या बोलेंगे संबंध हो सकता है। फिर उसके बाद में ये सारी प्रथाएं थी। आपका मनसबदारी की अगर हम बात करते हैं, मनसबदारी उसने 1593 में शुरू की, ठीक है। 75 में हालांकि पोसी से की थी, लेकिन 93 में पूरी तरह से। घोड़ों को दागने की बात आई 1574 में। 1574 में जो शुरुआती मनसबदारी के पहले फेज की शुरुआत थी। प्रांतों का गठन उसने 1580 में किया। कब किया, 1580 में किया, 1580 में। आप मुझे बताओ इबादत खाने की स्थापना कब की थी उसने, इबादत खाने की स्थापना, जहां पर क्या बोलेंगे आपका बहुत सारी चर्चाएं होती थी, सारे धर्मगुरुओं को वो बुलाता था। इबादत खाने की जो स्थापना हुई थी, इबादत खाने की स्थापना 1575 में हुई थी। कब हुई थी, 1575 में हुई थी। मजहर की घोषणा उसने कब की थी, मजहर की घोषणा, जिसको कहा जाता है कि अकबर का आदेश सबसे ऊपर होगा, ठीक है। कोई भी धार्मिक विवाद यदि होगा तो अकबर का जो आदेश है वो सबसे ऊपर होगा। दीन इलाही की बात करें, जो इसने नया धर्म चलाया था, दीन इलाही एक नए धर्म की इसने स्थापना की थी, वो 1582 में की। अगर मैं बोलूं आपसे इलाही संवत उसने कब शुरू किया था, एक कैलेंडर भी शुरू कर दिया था इलाही संवत, तो इलाही संवत की बात करें तो 1583 में उसने शुरू किया था। मुझे सारे साथी बताओ विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, शक संवत कब शुरू हुआ था और गुप्त संवत कब शुरू हुआ था। पहले आप आंसर करोगे विक्रमी संवत, जिसको हम विक्रम संवत भी कहते हैं, विक्रम संवत। एक भारत सरकार जिसको प्रयोग में लाती है वो शक संवत है, जिस दिन राजा कनिष्क गद्दी पर बैठे थे। और एक जिस दिन आपका गुप्त संवत, क्या बोलेंगे उसको, गुप्त संवत कहते हैं, जिस दिन आपका चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे थे। तो विक्रम संवत क्या बोलोगे, 58 BC का है। शक संवत 78 AD का है, 78 ईस्वी का, ये ईसा पूर्व, ये ईसवी एनो डोमिनी। गुप्त संवत की बात करें वो सन 319 AD का है। क्या बोलोगे, 319 AD का है। तो इन कैलेंडर के वर्ष भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बोलेंगे कोई दिक्कत। तो इलाही संवत 1583 में हो गया, 1583 में हो गया। आप मुझे बताओ एक आपका इसकी जो राजस्व की एक प्रणाली थी, राजस्व के लिए इसने कौन सी प्रथा अपनाई थी, दहशाला प्रथा। उसका जनक कौन था ये आपको बताना है। दहशाला प्रथा, दहशाला प्रथा, ये साथी आपका टोडरमल द्वारा, टोडरमल, ये टोडरमल किसके दरबार में काम करता था पहले, तो टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में था, किसके, और बाद में अकबर के मुगल दरबार में ये आया। और मुगल दरबार में आने के बाद में टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर भी बना था। दिल्ली पुलिस पिछली बार पूछा गया, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री, तो ये कौन था, अकबर का वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। राजस्व प्रथा इसी ने शुरू की। फतेहपुर सीकरी कब बसाया था इसने बताओ, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 में। क्या, 1571 में, 1571 में। और यहीं पर आपका क्या बोलेंगे, एक आपका क्या जीत के आया था, एक कौन सी विजय हासिल की थी जब इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, वो भी इन्हीं दिनों की है, 1571 72 की है, ठीक है, 71 72 की है। आप मुझे बताओ इसने सुलह एक कुल नीति अपनाई थी या नहीं, तो कहते हैं हाँ जी। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा सुलह एक कुल पॉलिसी जो है वो किसकी है, वो अकबर की ही थी, अकबर की। इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया था, उसका नाम बताओ, जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसने बनवाया था अकबर ने, तो अकबर का जो अनुवाद विभाग था उसका नाम था मकबत खाना। क्या बोलेंगे, मकबत खाना, मकबत खाना था, ये हमको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे, मकबत खाना था, मकबत खाना। अगर आपको ये पता है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। बोलो भाई फटाफट से, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आएंगे, मकबत खाना।
आगे बताओ, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो अकबर को क्या कहते थे? जलाल। तो क्या बोलेंगे? सिक्के का नाम जलाली था, जलाली था। तो ये विजय अभियान भी अकबर के, जैसे मैंने अभी नाम लिया, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ अभियान मैं आपको बताऊं, 1561 ये इसके विजय अभियान है। क्या किया था उसने? मालवा अभियान किया था, मालवा को उसने जीता था। चित्तौड़ उसने कब जीता था? अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब हासिल की? पूछा जाएगा आपसे। चित्तौड़ आपका 1568 में। कब? 1568 में। आपसे पूछे उसने रणथंबोर कब जीता था? रणथंबोर, रणथंबोर को उसने कब जीता था? और कालिंजर को उसने कब जीता था? कालिंजर को उसने कब जीता था? तो क्या बोलेंगे? वो आपका 1569 में जीता था। गुजरात अभियान जो मैंने आपको बताया, जो अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान कहलाता है, तो 1571-72 में उसने क्या जीता था? 1571 भारत में 71-72 में उसने गुजरात अभियान को किया था। किसको? गुजरात एक्सपेडिशन उसको हम बोलते हैं, गुजरात अभियान उसने किया था, गुजरात अभियान। आप मुझे बता सकते हैं अकबर का अंतिम अभियान कौन सा रहा था? बोलेंगे भी फटाफट से। अकबर का अंतिम अभियान, अकबर का अंतिम अभियान। सर मुझे बेसिक से पढ़ना है एसएससी के लिए, तो दोस्त हमने नायक बैच कराया हुआ है, एसएससी के लिए नायक बैच कराया हुआ है, लाखों बच्चों ने उसको पढ़ा है, करोड़ों बच्चे उसको पढ़ लेंगे। तो ये है असीरगढ़, असीरगढ़, और ये 1601 में किया था। अकबर की मौत किस वर्ष में हुई थी? तो अकबर का शासनकाल तो सबको पता होगा ना, 1556 से 1605 है। कब है? 1556 से 1605, 1556 से 1605। ओके, नेक्स्ट। किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर मुगलों के मकबरे पढ़ेंगे, तो बाबर में, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो क्या बोलोगे भैया? जहांगीर का मकबरा है, क्योंकि ये कहाँ पर है जहांगीर का मकबरा? ये है आपका शाहदरा में। दिल्ली वाला शाहदरा नहीं, लाहौर वाला शाहदरा रावी नदी के तट पर है। क्या बोलोगे? रावी नदी के तट पर है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो बाबर का मकबरा है काबुल, अफगानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है, ये तो एक यूनेस्को साइट भी है। बताओ, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1993 में। शाहजहां के मकबरे की अगर बात करते हैं, ये आपका आगरा में स्थित है। क्या बोलोगे? आगरा में स्थित है। ठीक है। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो जहांगीर अकबर के बाद में गद्दी पर बैठा, यानी कि 1605 से लेकर के 1627 तक इसका शासनकाल रहा। इसका जो राज्याभिषेक है वो आगरा के किले में हुआ था। राज्याभिषेक बहुत पूछा जाता है। राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था इसका? आगरा के किले में हुआ था, आगरा, आगरा। इसके बचपन का नाम क्या था बताएंगे? बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम था इसके का शेखू बाबा। और किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, इसीलिए ये नाम दिया गया। एक क्वेश्चन आता है कि मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? किसको? मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया। मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला, किसमें? उमरा वर्ग होता था, उमरा वर्ग में शामिल किसने किया था? वो जहांगीर ने किया था। किसने? जहांगीर ने उस किया था, जहांगीर ने। ठीक है। जहांगीर की पत्नी का नाम बताओ जरा फटाफट से, जब हम तुमको माने कि तुम प्रेमी आदमी हो। अच्छा, जहांगीर के टाइम पे आपका हॉकिंस आया था, ये बात तो हमको पता होनी चाहिए। हाँ जी भैया। तो जो हॉकिंस आया था वो कब आया था बताओ जरा? तो हॉकिंस आया था 1608 में। 1608 में कहाँ पर आया था? 1608 में सूरत आया था। और 1609 में आया था वो आगरा। क्या बोलोगे? मुगल दरबार कहाँ पर लगता था, सूरत या आगरा? तो पूछे दरबार में कब आया? 1609 में आया। लेकिन क्या सफल रहा था? नहीं भैया। सफल रहा था आपका क्या बोलते हैं उसको, थॉमस रो, जिसको टॉमस रो के नाम से हम जानते हैं। तो टॉमस रो जो सफल रहा वो कब आया था? वो 1615 में आया। ये एक सफल रहा था। इसके बीच में पॉल एडवर्ड आया, कैरी आया, मिडल्टन आया, जिसने पुर्तगालियों को हराया था 1611 में स्वाली के वॉर में। तो ये सब आते रहे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? जहांगीर की कौन सी पत्नी है भैया? तो जहांगीर की पत्नी थी, इसकी शराब पीने की आदतों से। देखिए, इसने वैसे तो शराबबंदी की, आपका भांग की खेती को इसने बंद किया, लेकिन ये कहता है मैं राजा आदमी, मैं पीऊंगा। खुद बहुत नशा करता था, तो इसकी नशे की आदतों से परेशान होकर के क्या बोलेंगे, इसकी पत्नी जो थी मानबाई, उसने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। मानबाई क्या ही टाइटल है? शाह बेगम। महानबाई को वैसे तो बहुत सम्मान मिला हुआ था और उपाधि मिली हुई थी शाह बेगम। क्या बोलोगे? शाह बेगम। ये कौन है? ये मानसिंह की बहन थी। मानसिंह जानते हो?
मानसिंह की बहन, मानसिंह की बहन जो आपका अकबर का सेनापति भी रहा, ठीक है। और याद रख लेना ये जहांगीर की पहली पत्नी हुई थी, जहांगीर की पहली पत्नी, अगर ये पूछ ले जहांगीर की पहली पत्नी, क्या बोलोगे? जहांगीर की पहली पत्नी थी। और जो जहांगीर की एक शादी और हुई वो बहुत चर्चित है, जिसको बोलते हैं मेहरुन्निसा। तो जब ये गद्दी पर बैठता है उसके बाद 1611 में मेहरुन्निसा से शादी हुई थी। किससे? मेहरून मेहरून निशा से शादी हुई थी, मेहरून निशा से क्या हुआ था? मेहरून निशा से शादी हुई थी। जैसे मैं एक बार बता रहा था आपको हिस्ट्री पढ़ाते टाइम। अच्छा, आपसे पूछता हूँ इस टिपिकल के क्वेश्चन को, पता चलेगा वहाँ कितने साथियों ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका डीएसएसबी में, ठीक है। उन्होंने पूछा था जब जहांगीर और नूरजहां की मुलाकात हुई थी तो नूरजहां ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी, नूरजहां ने कौन से वस्त्र पहने हुए थे। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे तो छोड़ना बनता है, ठीक है, तब चिंता नहीं करनी है। वो फिर मैं आपको बताता हूँ, अच्छे छात्रों को हमेशा ये पता होना चाहिए, हाँ परीक्षा में कुछ प्रश्न आएंगे जो छोड़ने लायक होंगे। अगर आप पहले से इस माइंडसेट को करके जाएंगे तो आपको परीक्षा में उस समय पर अगर कुछ प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो चिंता ही नहीं होंगी। अगर आप ये मान के जाओगे नहीं मैं तो सारे ही प्रश्न करूंगा और उस समय पर आप प्रश्न नहीं कर पाए तो आपको चिंताएं होंगी। तो उसने चिकनकारी, बहुत बढ़िया, कई साथियों ने ठीक आंसर किया है, चिकनकारी वस्त्र थे और उनको नूर महली वस्त्र भी, क्योंकि उनको खुद नूर जहां ने डिजाइन किया था। वेरी गुड। तो मेहरुन्निसा के जो आपका, एक तो इसके पिता का क्या नाम था? मेहरुन्निसा के पिता का नाम था, बोलेंगे मिर्जा ग्यास बेग, जिसको एतमात उद्दौला कहते हैं। क्या बोलते हैं? एतमात उद्दौला। एतमात उद्दौला कहा जाता है पिता को, एतमात उद्दौला, ठीक है। और इनके पिता को, माता का नाम क्या था? मेहरुन्निसा की माता का नाम था आपका, अरे जो वो इत्र निकालती थी, बताओ फटाफट से, इनकी माँ का क्या नाम था जो गुलाब से इत्र? अस्मत बेगम। क्या बोलेंगे? अशमत बेगम थी, अशमत बेगम थी, अशमत बेगम। तो एतमादुद्दौला की याद में तो क्या बनवाया इन्होंने? पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था मेहरुन्निसा ने ही। किसने? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा को ही हम नूर महल बोलें या नूर जहां कहें, नूर जहां, नूर जहां, सारे जहां की रोशनी। इश्क में व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, जहांगीर भी ऐसा हो गया, उसने पूरे जहां की रोशनी तुम हो। एतमोद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? ये साथी आपका आगरा में है, आगरा का। यही वो बिल्डिंग है जिसमें आपका सबसे पहली बार सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, वाइट मार्बल, वाइट मार्बल का प्रयोग हुआ। इसी में साथी आपका ताजमहल पर मुझे बताओ कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है जो उसकी दीवारों को अलंकृत किया गया है? तो इस शैली को बोलते हैं पित्रादुरा शैली। क्या बोलते हैं इसको? पित्रादुरा शैली। तो सबसे पहले पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल भी किसमें हुआ था? ताजमहल से भी पहले। इस समय तक ताजमहल नहीं बना है क्योंकि ताजमहल तो शाहजहां बाद में बनाता है। इसीलिए एतमाउद्दौला को बेबी ताज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको भैया बेबी ताज भी कहा जाता है। अच्छा, आपको ये पता ही होगा जहांगीर को किस बात के लिए जाना जाता है? न्याय की जंजीर के लिए। किसके लिए? न्याय की जंजीर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर लगवाई थी उसने न्याय की जंजीर? जिसमें 100 घंटियां थी सोने की, वो आगरा में लगवाई। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्याय की जंजीर हो गया। जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? तो किसके? जहांगीर के समय को कहा जाता है, जहांगीर के। इसके 4 पुत्र हुए, 4 बेटे कौन कौन से हैं? पूछ लेगा आजकल क्वेश्चन, ऐसे बहुत पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर का बेटा नहीं था? तो क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा बेटा खुर्रम, यानी कि शाहजहां नाम से जो गद्दी पर बैठा था, खुर्रम था आपका। जो इसका पुत्र विद्रोह करता है इसके खिलाफ, खुसरो था, खुसरो था। परवेज था, परवेज। और ये दासी पुत्र था आपका शहरयार, कहते हैं। बाकी सब तो आपका राजघराने की स्त्रियां थी ये, जिनसे ये बेटे पैदा हुए, शहरयार। और ये क्या चाहती थी मेहरुन्निसा? ये चाहती थी, मेहरुन्निसा चाहती थी कि इसकी जो शादी हो, क्योंकि इसकी ये विधवा थी एक। इसकी शादी किससे हुई थी? शेर अफगान से। शेर अफगान से इसकी शादी हुई, तो वहाँ से इसको एक बेटी थी लाड़ मलिका। ये चाहती थी लाड़ मलिका की शादी खुर्रम से करा दूं, लेकिन खुर्रम ने मना कर दिया। तो मजबूरी बनी, बाद में किससे करानी पड़ी? फिर शहरयार से शादी करानी पड़ी थी मेहरुन्निसा को अपनी बेटी की, क्योंकि मेहरुन्निसा एक ऐसी महिला रही थी मुगल दरबार में जिसके नाम के सिक्के चले थे, जिसके नाम के फरमान चलते थे, ठीक है। मतलब इश्क में जहांगीर सब कुछ हवाले कर बैठा था, बोला तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो, ऐसे कह के उसने सब कुछ हवाले कर दिया।
तो इसीलिए इसके बेटे खुसरो आप देखोगे, पहले खुसरो था, हालांकि पहले से भी बहुत विद्रोही था। खुसरो आपको याद होगा, खुसरो ने हेल्प मांग ली थी, उसको पैसे दे दिए थे गुरु अर्जुन देव जी ने, ये लो 5,000 रुपये और बहुत मजबूती से चलो। इसीलिए जहांगीर ने क्या किया था, पांचवे जो गुरु थे, कौन से, सिखों के पांचवे गुरु बताओ, उनकी कहानी भी याद रखना। सिखों के पांचवे गुरु, सिखों के जो पांचवे गुरु थे वो कौन थे, सिखों के पांचवे गुरु थे आपका गुरु अर्जुन देव। कौन थे, गुरु अर्जुन देव। उन्होंने किसकी हेल्प की थी, खुसरो की, अर्जुन देव। और बाद में क्या बोलेंगे आपका, ये कहा था आपका जहांगीर ने कि तुमने उसको 5,000 दिए, अब तुमको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी, सर अब कोई नहीं देगा, अरे नहीं, ऐसा कल की बात बताता हूँ मैं तुम्हें, मुझे कल शाम एक भाई मिले, ठीक है, और शायद वो सुने भी इस बात को, कोई उन्हें बता दे, क्योंकि एक दो लोग और थे, उन्होंने कहा जी भैया मुझे ना इश्क हो गया था। मैंने कहा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, हैं, शादी में? तो मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात है, आप इंसान हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। बोल रहा भैया उसने जो है ना कई महीने तक मेरा जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा फिर तो कोई बात नहीं है, एक तरफा है, इसमें तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। उसने कहा नहीं भैया अभी जैसे दिल्ली पुलिस की डेट आई है ना तो उसका फिर से मैसेज हो गया। तो मैंने कहा तू सबसे बड़ा मूर्ख है ना, इतनी भावनाएं तुम्हारे अंदर उमड़ रही हैं, तो सोचो जो आदमी के अंदर इतनी भावनाएं उमड़ रही हैं कि उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं वो किसी के पास में जाके, तुम कह रहे हो आज के ज़माने में कोई इस तरह के अधिकार नहीं देगा। भैया इसमें आदमी कुछ भी कर जाता है ना, प्रेम बनाई ऐसी चीज़ है। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी, युवराज खुर्रम, खुर्रम ही कौन है, खुर्रम ही आपका शाहजहां है। और शाहजहां जो गद्दी पर बैठा आपका, शाहजहां वो बैठ आपका मतलब खुर्रम जो उपाधि उसको मिली वो 1617 में मिली, क्योंकि इसने अहमदनगर जीता था। किस लिए मिली थी ये भी पूछे तो अहमदनगर विजय हुई थी 1617 में, अहमदनगर विजय 1617 में, तब इसको जहांगीर ने बनाया था 30,000 का मनसब, कितने का, 30,000 का मनसब, यानी कि इतने का अधिकारी ये हो गया था। ठीक है, ये उपाधि शाहजहां भी मिली थी इसको, इसी समय पर इसको क्या मिली थी, शाहजहां उपाधि। क्या बोलेंगे, नहीं तो पहले नाम क्या था, क्या बोलेंगे, पहले तो नाम था इसका आपका खुर्रम, क्या बोलोगे, खुर्रम था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगर खुर्रम की बात करते हैं तो इसकी माता यानी कि जो जहांगीर की पत्नी थी तो क्या बोलेंगे, वो थी आपका जगत गोसाई। कौन थी, जगत गोसाई, जगत गोसाई, अर्थात कि आपका उनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। एक जोधाबाई तो वो है जो अकबर की पत्नी है, ठीक है, वो आमेर की राजकुमारी थी, कहाँ की, आमेर की, ये जोधपुर की थी, कहाँ की, ये जोधपुर की यानी मारवाड़ की थी। खुर्रम की पत्नी का नाम बताओ, खुर्रम की पत्नी का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। क्या बोलोगे, अर्जुबंद, अर्जुबंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम भी कई बार बोला जाता है, बानो, बानो बेगम। और इसी को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, इसी को मुमताज के नाम से जाना जाता है, मुमताज महल। क्या बोलोगे, मुमताज, इसी के लिए बनवाया था ताजमहल। कितने बच्चे हुए थे मुमताज महल के, 14 बच्चे, 7 जिंदे रहे, 7 मर गए, 4 बेटे 3 बेटियां बची, जहां आरा, गोहन आरा और रोशन आरा। तो क्या बोलेंगे, इसी मुमताज महल की 3 बेटी कौन कौन सी थी, मुगल इतिहास में उनका भी नाम आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जिसके पास में रही थी, जहान आरा, जहान आरा। ठीक है, इसके पास सबसे धनी महिला थी, सूरत वूरत सब टैक्स इसी को जाते थे, सबसे अमीर महिला उस समय कहते दुनिया के इतिहास में कोई थी तो जहान आरा थी, इतना पैसा उसके पास था। रोशन आरा, रोशन आरा और आपका गोहन आरा। ठीक है, गोहन आरा। और इतिहासकारों ने देखिए गलत आरोप गोहन आरा इस पर लगाए, जहां आरा पे कहते हैं कि अंतिम समय में शाहजहां जब कैद में रहा तो अपनी बेटी के साथ रहता था, नहीं, ये कहते हैं कि आपका अंतिम समय में शाहजहां के उसकी जो बेटी थी जहान आरा, वो बराबर में गद्दे पर अपने पिता की सेवा के लिए 8 वर्षों तक जो आपका मुसम्मन बुर्ज था उसमें कैद रही। उसने बहुत सेवाएं की और अंतिम समय तक ये प्रयास करती रही कि अपने खराब बेटे औरंगजेब को भी वो माफ़ कर दे। और कहते हैं अंतिम दिनों ने उसने वो पत्र लिखवा ही लिया था और बाद में वो फिर औरंगजेब के पक्ष में भी आई, लेकिन अंतिम समय तक अपने पिता की सेवा उसने की। और बहुत सारे घटिया लोगों ने एक बेटी और उसके पिता के रिश्ते को शर्मसार किया और इस तरह से मतलब मिथक फैलाने शुरू किए कि इस तरह से वह आपकी इस चरित्र की थी। क्योंकि सबसे आसान क्या होता है, अगर किसी स्त्री को बदनाम करना है तो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दो, ये सबसे आसान है। तो 3 बेटी उसकी रही थी, 4 बेटे रहे। 4 बेटे कौन कौन से हैं खुर्रम के, बताओ जरा, इसके 4 बेटे कौन कौन से थे। 4 पुत्रों की अगर हम बात करते हैं, 4 पुत्र जो थे, 4 पुत्रों को हम ऐसे समझना डायरेक्शन से,
4 पुत्र जो थे, तो जो उत्तर में था वो कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह जिसको चाहता था शाहजहां की ये गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठे दारा शिकोह, ठीक है। और इधर जो दे रखा था पूर्व में आपका, याद रखना, इधर शाह सूजा, यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में कौन था? शाह सूजा को कहाँ भेज दिया था? खुद से थोड़ा सा दूर बंगाल वाले क्षेत्र में। और इधर कौन था? उसका पुत्र मुराद था, इसको कहाँ भेज दिया था उसने? गुजरात भेज दिया था। और दक्षिण में किसको भेजा था? दक्षिण में भेजा था औरंगजेब को। औरंगजेब को दक्षिण में भेज दिया था, कहां पर? दक्षिण का सूबेदार बना करके, दक्षिण में, दक्षिण का सूबेदार बना करके, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है। अब जो खुर्रम गद्दी पर बैठा, ये कब से कब तक बैठा था? तो शाहजहां जो गद्दी पर बैठा, शाहजहां, तो जहांगीर के बाद में बैठा, तो शाहजहां बैठता है 1627 से लेकर के 28 भी कई कई बार बात आती है, और 1658 तक। कब तक? 1658 तक आया। इसने बहुत सारी विजय हासिल की। 1633 में अहमदनगर जीता फिर से, वो स्वतंत्र हो गया था, पहले भी जीता फिर से जीता। अहमदनगर विजय, अहमदनगर विजय उसने हासिल की 1633 में। 1636 में गोलकुंडा को जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एसपीएससी रिपीट करती है, गोलकुंडा विजय 1636। और 1636 की ही बीजापुर विजय, क्या बोलोगे? बीजापुर विजय, बीजापुर विजय। जैसे जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी तरह से जो शाहजहां का काल था, जो शाहजहां है, इसके काल को बोलते हैं आपका स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, यानी कि गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। अच्छा बताओ क्या क्या इसने बनवाया था ऐसा? तो सबसे चर्चित तो है आपका ताजमहल। 1631 से 53 तक किस पर काम चला था? वो ताजमहल। ताजमहल के बारे में सब जानते हैं, आज आप पढ़ना भी शाहजहां को एक बार। और आपका लाल किला जो चला 1648 में पूर्ण हुआ। 1648 में पूर्ण क्या हुआ था? लाल किला दिल्ली का, क्या बोलेंगे? लाल किला जो दिल्ली का, रेड फोर्ट, जो 2007 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुआ, उसको पूर्ण कराया 1648 में। तो वास्तुकला का स्वर्णकाल इसको कहते हैं। बताएंगे जी। प्रमुख उत्पादन खदान है, कौन सी कहाँ से मैच करती है? खदानें आप पढ़ना, जो आपको माइंस मिलते हैं, तो खेतड़ी, क्या बोलोगे? राजस्थान की। किसके लिए जानी जाती हैं? इसको तो सब जानते हैं, तांबा। लेकिन देखिए 2 ऑप्शन खत्म हो गए, लेकिन अब भी बच गए। अब आएंगे आप गिरिडीह पे। तो गिरिडीह कहाँ पर है आपका? ये आपका कोयला क्षेत्र है, बहुत फेमस। सुंदरगढ़ की अगर हम बात करें, क्या बोलोगे? सुंदरगढ़ की अगर हम बात करते हैं, लोहे के लिए जाना जाता है, और कोरापुट को बॉक्साइट की खानों के लिए जाना जाता है। तो 2 3 4 1 बन जाएगा, क्या बनेगा? 2 3 4 1 बन जाएगा, 2 3 4 1। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि आपका न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था पहला, कहाँ पर बना था? कलपक्कम में बना था। कल मैं पक्का आ जाऊंगा तुमसे मिलने। ये तो तमिलनाडु का है, क्या ये पहला है? तमिलनाडु। इनके स्टेट बताओ पहले तो। रावत भाटा ये साथी आपका राजस्थान का है। नरौरा अपने बुलंदशहर में है। अपना जिला जो पड़ता है, अपना जिला जो पड़ता है, हमारा जिला है बुलंदशहर, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसी बुलंदशहर में हमारा शहर है सिकंदराबाद, उसके पास में हमारा गांव है। गांव का नाम क्या है बताओ जरा? इतने दिन बताया मैंने तुम्हें प्रोफाइल पर। कितने लोग बता सकते हैं हमारे गांव का नाम? तारापुर कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र है, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, कभी सोच लो पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये आपका अब पूछ रहा है, सॉरी, महाराष्ट्र में। ये मैंने बताया कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे कि पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा है, तो वो भी तारापुर है। कब? 1969 में। कैगा बताओ कहाँ पर है? कैगा, कैगा, कैगा बताएंगे फटाफट से। कैगा कहाँ पर है? कैगा, कैगा ये साथी आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा कहाँ पर है? काकरा, काकरापारा कहाँ पर है? काकरापारा तो क्या बोलेंगे आपका? गुजरात में है। क्या बोलेंगे? गुजरात में है। अगर मैं पूछूं प्रथम जल विद्युत संयंत्र कौन सा था? पहला जो साथी हाइड्रो पावर प्लांट था, पहला प्रथम जल विद्युत संयंत्र, ये कौन सा खुला था हमारे देश में? तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र खुला था दार्जिलिंग में। लेकिन क्या वो सफल रहा था? तो आप कहेंगे नहीं भैया वो सफल नहीं रहा था। पहला जो सफल रहा था वो 1902 में, 1902 में खुला था। क्या बोलेंगे? पहला। ये कैसा रहा था? ये असफल रहा था, असफल, असफल। तो पहला सफल कौन सा है बताओ जरा फटाफट से? पहला जो सफल जल विद्युत संयंत्र था वो 1902 में ओपन हुआ था, 1902 में। क्या नाम है उसका? शिव समुद्रम। क्या बोलोगे? शिव समुद्रम। किस राज्य में स्थित है? तो राज्य है कर्नाटक। वहां पर आपका जो कावेरी रिवर बहती है, कावेरी नदी बहती है, उस पर आपका स्थित है। बोलेंगे भी फटाफट से? बहुत बढ़िया, ठीक है। सोल नाकोल, इनको इन्होंने गांव का नाम बता दिया।
बहुत खूब, लेकिन याद मत कर लेना उसको, है ना, परीक्षा में नहीं आएगा। आओ आगे, फटाफट से आंसर करें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार क्या बोलेंगे? भारतीयों द्वारा प्रथम चीनी उद्योग का विकास। रिषड़ा में प्रथम जूट मिल जो खुली, तो पहली जो जूट मिल खुली रिषड़ा में, ठीक है, ये आपका 1855 में खुली थी। पहला जो चीनी उद्योग शुरू हुआ भारत में वो 1903 में शुरू हुआ। स्टील का उत्पादन 1874 में, और पहली जो कपड़ा मिल खुली थी वो 1854 में, ये आपने पढ़ा होगा सूती कपड़ा में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 4-2, 4-2 से शुरू कर दो। ऑप्शन बी, परीक्षा में इसी तरह समय बचाना है। मुझे बताओ, पहला जो सूती वस्त्रों का कारखाना था जो असफल रहा वो किस वर्ष खुला था? पहला सूती वस्त्र कारखाना, पहला सूती वस्त्रों का जो कारखाना था वो किस वर्ष में खुला था? सूती वस्त्रों के लिए कारखाना ये असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। कब? 1818 कोलकाता में। पूछा बहुत जाता है, ठीक है। कोलकाता में खुला था, कोलकाता में, ठीक है। आपसे पूछे पहली पेपर मिल कब खुली थी? पहली जो साथी हमारी पेपर बनाने के लिए जो मिल खुली, पहली पेपर मिल की स्थापना हुई थी आपका 1832 में। कहाँ पर? श्रीरामपुर में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में स्थित है ये श्रीरामपुर। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। सीमेंट का पूछे, पहला जो सीमेंट का कारखाना खुला वो चेन्नई में खुला था। कहाँ पर? सीमेंट का वो साथी आपका 1904 में चेन्नई में खुला था, चेन्नई में। ऊनी वस्त्रों का पूछे, पहला जो साथी वुलन क्लोथ्स के लिए ऊनी 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 वस्त्रों के लिए जो खुला आपका, ऊनी वस्त्रों के लिए 1876 में, ये कानपुर में खुला था, कानपुर में। पहला उर्वरक संयंत्र बता सकते हो? पहला जो फर्टिलाइजर्स के लिए आपका उद्योग स्थापित हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक के लिए 1951 में। कहाँ पर? 1951। उर्वरकों का कहाँ पर खुला था? कौन बताएगा? क्वेश्चन है सबके लिए। पहला उर्वरक जो संयंत्र था ये कहाँ पर स्थित हुआ था? कहाँ पर स्थित हुआ था? बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे। बहुत बढ़िया भैया, जहांगीर के। भैया जहांगीर यार, इन लोगों की लिमिटेशंस नहीं थी। अकबर की 300 शादी हुई थी, क्या करोगे। लेकिन उसने जो वैध दर्जा दिया अपनी पत्नियों में, कहते हैं कुल उसने 27 पत्नियों को लगभग दिया, है ना। जहांगीर ऐसे इनके बच्चों को कुछ था नहीं फिक्स। जहांगीर की बात करें शायद उसके मतलब वैध बच्चों में आता है, वैध बच्चों में शायद उसके 13 बच्चों का नाम आता है, 13 बच्चों का, ठीक है। 13 हूँ 14 हूँ, ठीक है। एक आ जाता है उसके 5 बेटे, एक जल्दी मर गया था और 4 बाद में जिंदा रहे, तो 5 बेटे थे उसके और बहुत सारी बेटी थी, 8-9 बेटी थी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक की बात में? तो कहाँ पर खुला था पहला उर्वरक का? सिंदरी में, झारखंड में। क्या बोलोगे? सिंदरी में, झारखंड में। आगे रखेंगे। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, बोलेंगे भाई फटाफट। सर आप मेरी जान के टुकड़े हो, लेकिन आप ये तो बताओ आपकी जान कौन है? आओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या बोलोगे? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का क्या बोलेंगे? इसकी जो आधारशिला है, जो इसका आधारशिला है वो कब रखी गई थी? कब शुरू किया गया था इसको? तो इसको शुरू किया गया था आपका क्या बोलेंगे 1999 में। कौन प्रधानमंत्री थे? तो 1999 से 2004 आपका अटल जी थे। कौन थे? अटल जी थे, अटल जी। उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। शुरू कब हुई थी ये परियोजना? शुरू हुई ये 2001 में। कब? 2001 में। पूछे पूर्ण कब हुई ये आपका? तो पूर्ण हुई ये 2012 में। मैं आपसे पूछूं इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है? कुल लेंथ कितनी है? तो 5846 किलोमीटर है। कौन कौन से शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा। कितने राज्यों से गुजरती है ये बताओ जरा फटाफट से। कितने राज्यों से स्वर्णिम चतुर्भुज जुड़ता है? यानी कि किसको जोड़ रहा है देश में आपका? क्या बोलेंगे आप कहोगे भैया देश में जोड़ते हैं ये आपका दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कहाँ जाता है आपका? फिर चेन्नई को, और चेन्नई से फिर कलकत्ता को। तो ये गोल्डन क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होगा। राज्यों से गुजरती है, 13 राज्यों से, 13 राज्यों से ये गुजरती है, ठीक है। 13 राज्यों से गुजरती है। आपसे पूछे जो देश में आपका NHAI है एक, तो उसको बताओ। एक BRO है जो आपका पहाड़ों में सड़क बनाता है, BRO, वो क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप हाईवे पर जाते होंगे, नेशनल हाईवे पर तो लिखा देखते होंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो NHAI है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका इस्टेब्लिशमेंट बताओ कब हुआ था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था आपका क्या बोलेंगे 1995 में।
कब इसका हेडक्वार्टर बनाया गया? नई दिल्ली में। लेकिन एक्ट भी इसका पूछ लिया जाता है। एक्ट आया था इसका 7 साल पहले 1988 में। 1988 में। बीआरओ की बात करें 1960 में बना, नई दिल्ली में। तो प्लेन पर एनएचएआई बनाएगा। और आपका बॉर्डर एरिया में कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन बोलते हैं इसको। सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, बॉर्डर रोड। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? बताओ जरा फटाफट से। बोलेंगे $67 90 पर पहुंच गया है। यार तुम मुझसे क्या चाहते हो? आओ आगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 2014 की स्पीच आपको सुननी चाहिए। 2014 की स्पीच आपको सुननी चाहिए अगर आप जागरूक छात्र हैं। मैं किसी तरफ भी अलाइन नहीं होना चाहूँगा। मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं रखना चाहूँगा यहाँ पर। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, आप 2014 के भाषण इस देश में जो थे चुनाव से पहले के, एक बार आप सुनना बस। मतलब मैं आपको जागरूक करने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो स्पीच गलत है, सही है, कुछ है। बस आप एक एनालिसिस करिए। आप इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना भर, आप हमारे छात्र भी हैं, तो उस नाते भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बस गौर करिए, ठीक है? सिर्फ इतना भर। तो सबसे लंबा हाईवे आपने बताया NH44, बहुत ठीक आंसर है। पहले क्या होता था? अभी NH44 है, जैसे वो 4112 किलोमीटर का। तो पहले क्या होता था? वो NH7 हुआ करता था। क्या होता था? NH7 बोलेंगे भी फटाफट से। NH7 हुआ करता था। बहुत बढ़िया। NH7 हुआ करता था। यार तुम तो एकदम से गुस्से में आ जाते हो। देखो मैंने कुछ बोला अभी, अब बच्चे पता नहीं खुद को किसी पक्ष में महसूस कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, छोटी सी मैं बात कहूँगा। हम सब लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। आप क्या काम अपनी जिंदगी में करोगे, आप उसको चुनने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं है? यस और नो में बताओ। आप स्वतंत्र होने चाहिए या नहीं? आप किस आइडियोलॉजी में बिलीव करोगे, इसके लिए आप स्वतंत्र होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, उसमें होने में मैं भी आता हूं या नहीं आता हूं, मुझे ये बताओ। मतलब मैं एक स्वतंत्र आइडियोलॉजी का व्यक्ति हो सकता हूं ना, कि या मुझे वो चुनना चाहिए जिसको दूसरे चुने, या आप ये कहें नहीं भैया आप भी वो सोचिए जो हम सोचते हैं। अब मैं तुमसे ये नहीं कह सकता ना, नहीं जो मैं सोच रहा हूं वही तुम सोचो। सिंपल सी बात है ना। तो यार सबको स्वतंत्र रहने दो, उनकी जितकी अपनी समझ है उनको चलने दो, है ना? ऐसे मत बोलो। अभी मैंने बोला 2014 के भाषण सुनो, किसी बच्चे ने पता नहीं क्या लिख दिया। इतने मतलब ऐसे इतने तुम मासूम क्यों हो? अरे सर 2014 के पहले के भाषण बाकी लोगों के भी सुनना, तो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही में जो बोलने लायक है वो बोलते हो। आप किसी और से compete करते हो, है ना? आएंगे सर, आप क्या करेंगे बाद में? हमने पूरा मैनिफेस्टो बनाया है। हम उसको अपने यहाँ जगह जगह पर भेज रहे हैं, सब जगह हमने भेजा हुआ है। और जब हम बोल रहे हैं जिसको, तो एज इट इज वैसा ही करेंगे। आएंगे अभी क्लास पर आए। अरे यार बुलाओगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बंदरगाह जानते हैं आप सारे। अलेप्पी कहाँ पर है? एन्नौर कहाँ पर है? एन्नौर भैया तमिलनाडु में, मैं तो एन्नौर को जानता हूँ। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। काकीनाडा कहाँ पर है? मैं तो क्वेश्चन करके आता तो इस ऑप्शन से करके आता, मैं कहता 4, बी का ढूंढ लेते हैं 4। तो बी का 4 कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा बी का 4, ठीक है। और आपका क्या ढूंढता फिर मैं? सी का 2, भैया सी का 2 भी मिल गया, ठीक है। ए का 3 है। अलेप्पी कहाँ पर फिर मैं कर देता? केरल में। काकीनाडा में कर देता आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो क्या बन जाता? हमारा ऑप्शन डी बन जाता। बंदरगाह जानते हैं? भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? जरा आंसर करें फटाफट से। भारत में बड़े बंदरगाह कितने हैं? बड़े बंदरगाह कितने हैं? तो बड़े बंदरगाह है भारत में 13 है। कहाँ कहाँ पर है? बोलना शुरू करें जरा। ये क्या है? नाम देखें सिर्फ। कांडला कहाँ पर है? गुजरात। मुंबई, मुंबई हो गया आपका, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया। ये 2 महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कितने हैं? 2। महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह हैं? 2। मारमागुआ कहाँ पर है? ये गोवा में है, गोवा में है। मंगलौर कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। कोच्चि कहाँ पर है? ये केरल में है। तो इधर देखो, जो भारत का वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी तट इसको हम कहते हैं, इस पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं टोटल? आप संख्या बताइए। तो पश्चिमी तट पर आपका 6 बंदरगाह हैं। ऐसे ही पूर्वी तट पर 6 हैं। कौन कौन से? कलकत्ता हो गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
आपसे पूछे पारादीप अभी बताया उड़ीसा में, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, एन्नौर तमिलनाडु में है, आपका चेन्नई भी तमिलनाडु में है, तुतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं? तो तमिलनाडु में कितने? तमिलनाडु में तुतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नौर हो गया। तो इधर भी कितने हो गए? यानी ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट है, उस पर कितने हैं? पूर्वी तट पर आपका 6 हैं, 6। पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, क्या बोलोगे? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान और निकोबार आइसलैंड, ठीक है, अंडमान निकोबार आइसलैंड, बिल्कुल लेंगे क्लास। चलो, भारत सरकार ने एफआरबीएम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? किस वर्ष लागू किया? फेमा एंड फेरा, फेमा एंड फेरा। तुम्हें पता है कल मैंने अपना पहला वो पॉडकास्ट होता है ना, पहला पॉडकास्ट, वो शूट कर लिया। शूट कर लिया का मतलब क्या है? मतलब ऐसे ही एक भाई आए थे हमसे मिलने को, और उन्होंने ऐसी बात होती रही, नमकीन बिस्कुट खाए, बोले मुझे तुम्हारे बाद में 5-7 मिनट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात होगी इनकी निजी, जैसे कल शादी वाली रात की बात थी कोई, मैंने कहा शायद इनकी भी कोई समस्या होगी। मैंने कहा भाई बताओ क्या करना है? तो वैसे रोड पे हम टहलने लगे बाहर, मैंने कहा चलो सड़क पे चलते हुए बात करेंगे। हाँ, तो बोले नहीं जी अंदर ही बैठना है। मैं एकदम से घबरा गया मैंने कहा यार अंदर का क्या मतलब है? तो फिर उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे मुझे कुछ सूट करना है। तो फिर बातें हुई, तो हमने कल उनसे बातें की, तो पहली बार हमने कहीं बात की, नहीं तो ऐसा हुआ था अपने अध्यापन के दौरान जब मुझे लगता था कि नहीं यार पढ़ाने को अपनी प्रायोरिटी देना है, तो आप सबको पता होगा मैंने कहीं पर कोई इंटरव्यू, कहीं पर किसी तरह का कोई भी, जितने भी प्लेटफॉर्म से जहाँ लोग जाकर के इच्छुक होते थे, मैं कहीं नहीं गया था, कहीं नहीं। इवन मतलब आप समझिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। या कई बार तो कई प्रोटेस्ट के बाद में कई न्यूज़ चैनल, बाइट वगैरह, बस एक जगह हम गए थे आपका एसएससी की बात को रखने के लिए, एक न्यूज़ चैनल पे सिर्फ, ठीक है। वो भी टीचर सारे कम्युनिटी ने ये तय किया कि भाई आपको यहाँ जाना चाहिए और यहाँ या न्यूज़ चैनल पर आपको बोल देना चाहिए। तो सब टीचर्स के अनुरोध पर, सब लोगों के आपस में बातचीत पर तब गए थे। ओके, तो एक भाई है हर्ष दीक्षित, ठीक है, तो वो शायद आप एसएससी एस्पायरेंट होंगे तो आप जानते होंगे। वो मतलब स्टडी मटेरियल कंटेंट इसको देते हैं। तो कल वो इधर कहीं शादी में आए हुए थे, तो तब मुलाकात हुई। मतलब हमारी जान पहचान पहली भी है। सुना है नाम तुमने? सुना होगा, है ना। चलिए आए आगे। भारत सरकार ने एफआरबीएम, एफआरबीएम का फुल फॉर्म भैया बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार बोलो आज ही क्लास में। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, बोलो एक बार, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये साथी कब आया था? क्वेश्चन ये है। तो ये 2004-05 में आया। एक पूछा जाता है फेरा, फेरा, फेरा कब आया था? फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको बोलते हैं फेरा। तो फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है? फेरा है, फेरा। फेरा कब आया था आपका? तो फेरा आया था आपका, फेरा आया था 1973 में। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ था, सॉरी 1973, 1 जनवरी 1974 को, 1943 लिख रहे हैं यार, 1974 को लागू। कभी कभी तो ऐसा होता है लिखना कुछ चाह रहे हैं लिख हो जाता है। 1974 को ये लागू हुआ था। बाद में इस फेरा की जगह क्या लाया गया था? फेमा लाया गया था, फेमा, फेमा, फेमा। फेमा का फुल फॉर्म क्या था? ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। क्या बोलोगे? फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट था, मैनेजमेंट एक्ट था। ये कब आया था आपका? याद रख लेना, 1998 में इसको निष्क्रिय करके फिर फेमा लाया गया था 1998 में, ठीक है। क्या बोलेंगे? जो क्या बोलते हैं आपका, जैसे हमने बात की अभी एफआरबीएम की, तो इसमें क्या बोल दिया गया कि भाई लेन देन में आरबीआई कोई हस्तक्षेप, कोई अनुमति नहीं करेगा, ठीक है, कोई अनुमति नहीं, वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी व्यावसायिक बैंक के एमएमआईडी कोड में कितने अंक होते हैं? पहले एमएमआईडी का फुल फॉर्म लिखिए, एमएमआईडी का फुल फॉर्म लिखिए, एमएमआईडी का, फटाफट से आंसर करेंगे, अतिरिक्त बातें नहीं। चलो आंसर आना चाहिए सबका परफेक्ट सा। एमएमआईडी का फुल फॉर्म, तो एमएमआईडी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या होता है? मोबाइल 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 मनी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या बोलोगे? आइडेंटिफायर होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, एमएमआईडी, ठीक है। कितने अंक का होता है एमएमआईडी? 7 अंकों का होता है। 10 अंकों का हमारे देश में क्या होता है? तो ये पैन कार्ड होता है। क्या होता है?
पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। 12 अंकों का क्या होता है? आधार होता है, आधार होता है, क्या बोलोगे? आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, ठीक है। जीएसटी कितने अंकों का होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो होता है आपका 15 अंकों का जीएसटी। इसी को बोलते हैं जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जीएसटीआईएन कितने अंकों का आता है? 15 अंकों का आता है। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होती है, उसमें एटीएम का जो नंबर होता है वो 16 डिजिट का होता है, 16 अंकों का होता है। सीवीवी बताओ, सीवीवी कितने अंकों का होता है? आपके डेबिट कार्ड पर 3 अंकों का होता है, इसको बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या बोलेंगे? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसको कहा जाता है, सीवीवी, याद रखना। वोटर आईडी कितने अंकों की होती है? वोटर आईडी हमारे देश में कितने अंकों की होती है? तो वोटर आईडी होती है 10 अंकों की, जिसको बोलते हैं ईपीआईसी नंबर। तो अभी देश में बहुत चर्चित रहा ईपीआईसी नंबर, आपको याद होगा, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आप वोट बनवाते हैं 18 के बाद में, मुझे बताओ किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष वोट की उम्र कर दी गई थी? पहले 21 वर्ष थी। तो क्या बोलेंगे? वो कौन सा संशोधन था? उस संशोधन का नंबर आपको बताना है कि ये संविधान संशोधन था। अभी आप सब लोग वोट के लिए एलिजिबल हैं और हम सबको अपनी सरकारें चुनने का अधिकार है। यही देश में संविधान के मायने हैं, यही लोकतंत्र के मायने भी हैं। तो अभी देश में आपको पता होगा एसआईआर चल रहा था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, आपका रिवीजन चल रहा था, गहन आपका जो पुनरीक्षण चल रहा था आपका, किसके लिए? वोट के लिए। तो एसआईआर आप सब लोगों ने कराया होगा, कराना भी चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि आपको वोट है। दरअसल में इस देश में दिक्कत क्या है? बहुत सारी परेशानी ये है कि जो यूथ है, मतलब जिसकी 18 साल उम्र हुई है, 19 साल हुई है, 20 साल हुई है, वो गांव की प्रधानी के चुनाव में तो इंटरेस्ट ले लेता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से प्रधान घेर ही लेता है किसी के माध्यम से। वही कहेगा भाई तुमको वोट डालनी है, उसको बाहर से भी बुलवा लेंगे, बोले लड़का कॉलेज गया है, बोलो बुला लो जी एक दिन के लिए, खर्चा पानी हम दे देंगे। लेकिन जैसे ही विधानसभा, लोकसभा, इन सब के चुनाव आते हैं तो बहुत सारे युवा जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको लगता है ठीक है, कोई व्यक्ति है दूर का लड़ रहा है, बुजुर्ग आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, ये चोर हैं सारे। बहुत सारे पता चला उनको, यार जिसको तुम वोट देने के लिए कह रहे हो 4 लोग हैं, चारों में से चारों के चारों धन की वसूली करते थे दिन रात, कब्जे कर रखे हैं इन्होंने अरबों रुपए के, अब मैं किसको चुनूं? ये भी एक कारण है। तो मेरी ये उम्मीद है कि आप में से कल बहुत सारे साथी सफल होंगे, सारे ही आप सफल हों, किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता रहा कि गवर्नमेंट जॉब का जो प्रतिशत है वो 1 से 1.5% है, यानी 100 बच्चों में से 1 से 2 बच्चों की नौकरी सरकारी लग पाती है। 98 को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको शायद कल कुछ और करेंगे और उम्मीद करेंगे कल आप कुछ बेहतर करेंगे। तो जब आप कुछ बेहतर करेंगे तो आप लोगों के लिए एक विकल्प बनना, ईमानदारी के साथ में विकल्प बनना, ओके। तो वोटर आईडी कार्ड ईपीएससी हो गया, ईपीआईसी हो गया, ठीक है। एसआईआर जरूर करा लेना अपना, क्योंकि आपका वो अधिकार है, वो आपके पास बचे रहना चाहिए। उसके बाद में आपको तय करना है, वोट देने का आपका अपना अधिकार है, आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप चाहे जिसको वोट दें, ठीक है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। उसके लिए किसी मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है, किसी के कहने में आपको नहीं आना है, आपको विचार करना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, और जो सही विकल्प आपको लगे आप उनको चुनें। पूरे देश भर में आप, चाहे अभी हमारी बातें चाहे बिहार में सुन रहे हैं आप, चाहे आप मध्य प्रदेश में सुन रहे हो, चाहे आप हमारी बात राजस्थान में सुन रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तराखंड में, जहाँ कहीं भी, तो ये सब पर लागू होती है, ओके। आगे आएंगे। 2005 में रिक्त स्थान के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति आर्थिक सुधार, विदेश नीति, गरीबी के अनुमान, या फिर रोजगार के लिए आई थी? रोजगार के लिए बताओ भी फटाफट से। गरीबी के लिए, कई लोग कह रहे हैं गरीबी के लिए, गरीबी के लिए, गरीबी के लिए, बहुत बढ़िया, गरीबी के लिए। आर्थिक सुधार, तो क्या बोलेंगे आपका? ये गरीबी के अनुमान है, पॉवर्टी एस्टिमेशन है। ऐसी गरीबी के अनुमान के लिए अन्य समिति जो स्थापित हुई हैं, अन्य समिति जो स्थापित हुई है, अन्य समिति, उन अन्य समितियों में आपका लकड़ वाला समिति है। कौन सी है भैया? लकड़ वाला समिति है, लकड़ वाला समिति है आपका 1993। वाई के अलग समिति है, किस वर्ष में गठित हुई थी बताओ? वाई पे अलग समिति, ये आपका 1979 है, 1979। एक साथ ही आपका रंगराजन समिति थी, रंगराजन समिति, रंगराजन समिति, वो कब गठित हुई थी? इन तीनों के वर्ष पूछे जाते हैं। ये 2014 में, क्या बोलोगे? 2014 में, ठीक है। तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति गठित हुई थी गरीबी अनुमान के लिए 2005 में, इसकी रिपोर्ट कब आई थी? ये भी पूछा जाता है। इसकी रिपोर्ट आई थी भैया 2009 में। कब आई थी? 2009 में। आप मुझे बता सकते हो नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर करें। नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? नरसिम्हन,
नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नरसिम्हन जो कमेटी है उसका संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से। किससे भैया? बैंकिंग क्षेत्र में कैसे सुधार होगा, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार कैसे होगा। तो ये सुधार कैसे होगा आपका, ये 1991 में ये कमेटी गठित हुई थी। जैसे एक पूछी जाती है राजा चलैया कमेटी, बताओ जी राजा चलैया जो समिति थी वो किसके लिए थी? तो वो 1991 की थी, वो थी आपका कर सुधारों के लिए। किसके लिए? टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, कर सुधार के लिए उसको गठित किया गया था, कर सुधार के लिए। आपसे पूछे क्रीट पारिख जो साथी समिति थी वो किस लिए गठित हुई थी? क्रीट पारिख, क्या बोलेंगे? क्रीट पारिख समिति 2013 में ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के जो मूल्य होंगे वो कितना मूल्य होना चाहिए उसके मूल्य निर्धारण के लिए, किसके लिए? उसके मूल्य निर्धारण के लिए आपका तय हुई थी। रेखी समिति, क्या बोलोगे? रेखी समिति, रेखी समिति, रेखी समिति जो है साथी वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए गठित हुई थी। किसके लिए? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए गठित हुई थी रेखी समिति। दंतेवाला, मुझे बताओ फटाफट से, दंतेवाला, दंतेवाला जो साथी आपका समिति है ये किसके लिए हुई थी? बेरोजगारी अनुमान के लिए। किसके लिए? बेरोजगारी अनुमान के लिए, बेरोजगारी अनुमान के लिए, ठीक है। दंतेवाला समिति। सरकारिया, सरकारिया आयोग, क्या बोलोगे? सरकारिया आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? ये हुआ था स्टेट सेंट्रल रिलेशन के लिए, केंद्र राज्य संबंधों के लिए। किसके लिए? केंद्र राज्य संबंधों के लिए इसका गठन हुआ था, केंद्र राज्य संबंधों के लिए, केंद्र राज्य संबंधों के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए। प्रमुख योजनाएं कौन सी कब चली थी ये आपको बताना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये कब चली? मध्याह्न मिड डे मील जिसको बोलते हैं एमडीएम। राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन जो नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसको बोलते हैं आईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये कब शुरू हुई थी बताएंगे जी। तो कस्तूरबा गांधी जो बालक विद्यालय योजना है ये आपका 2004 में शुरू हुई। मध्याह्न मिड डे मील 1995 में इस देश में शुरू हुआ आपका। राष्ट्रीय प्रत्यायन जो आपका क्या बोलते हैं इसको, NAAC, नाक के द्वारा सर्टिफिकेशन होता है। और AICTE ये 1945 में, ठीक है 1945 में। तो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी क्या बनेगा जी बताओ? DBTA, नहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना 2004, ठीक है एकदम से। MDM 1995 एकदम से। BD बनेगा, BDAC ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। मुझे बताओ परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश में कब चला था? परिवार जो फैमिली प्लानिंग आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश में कब चला था? कार्यक्रम, क्या बोलेंगे? कार्यक्रम कब चला था? 1952 में चला था। PM ग्रामोदय योजना हमारे देश में कब चली थी? गांवों का उदय करने के लिए PM ग्रामोदय योजना, PM ग्रामोदय योजना, ठीक है। PM ग्रामोदय योजना कब चली थी आपका? PM ग्रामोदय योजना सन 2000 में, सन 2000 में। क्या बोलेंगे आपका भारत निर्माण कार्यक्रम कब चला था? भारत निर्माण कार्यक्रम कब इस देश में चला था? भारत निर्माण कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम किसके हाथ में है? भारत का निर्माण नेताओं के हाथ में है, नेताओं के हाथ में। नमामि गंगे, तुम्हारे गांव में कोई नेता आके तुमसे कभी डिस्कस किया था तुम्हारा फ्यूचर कैसे बनेगा, क्या मेहनत करनी पड़ेगी? कभी तुमको गाइड किया हो उसने आकर के, जिसके पीछे लग्गू तुम बन जाते हो? कभी बातें की तुमसे आकर के बैठ करके? बोलेंगे सर फेमा सर 1999, हाँ 1998 में उसके लिए काम हो गया था। 1998 में कैंसिल कर दिया गया था, मैंने बोला फेरा को कैंसिल कर दिया गया था, उसके बाद में फेमा को लाया गया, ठीक है। और क्या बोलोगे? फेरा को कैंसिल कर दिया गया, मैंने बोला फेरा को कैंसिल कर दिया गया 1998 में, और फिर फेमा को इम्प्लीमेंट, इसके लागू होने की तिथि बताएं। तो लागू होने की तिथि 1999 में, क्या बोलोगे? 1999 में फेमा को लागू कर दिया गया था, ओके। ये हमने बताया कि आपका इसको कैंसिल कर दिया गया। आप बताओ 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के पैमाने में, बोलेंगे भाई फटाफट से, केल्विन के पैमाने में परिवर्तित करो। बोलो भाई फटाफट से, क्या प्रॉमिस करवा रहे हैं? ऊपर दिखाओ सर, एक प्रॉमिस करिए ऊपर ऊपर ऊपर। जब सिलेक्शन लेकर आऊँगा तो आप माँ से मिलवाइएगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप अपनी मम्मी को लेकर के आओगे, ठीक है? ओके डन। अब थम्स अप करके बताओ, जिनको भी घर मिलना है सबसे अपनी फैमिली के साथ आओ, निश्चिंत हो के आओ, कभी चिंता नहीं करनी है। मेरे घर को अपना घर समझना, आराम से आना, रुकने के लिए आना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
परिवार के साथ में आना, मम्मी आए, पिताजी आए, बहन आई, भाई आए, ये सोच के मत आना कि हम कभी ग्रेटर नोएडा आएंगे या सिकंदराबाद आएंगे, गांव में आएंगे तो वहाँ रुकने की जगह होगी, हमारे परिवार के लिए सुरक्षित जगह होगी या नहीं होगी। तो निसंकोच आना, आपका अपना घर है, ठीक है, प्रॉमिस टू यू। आगे आएंगे, 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करो। देखो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो केल्विन के लिए क्या होता है, केल्विन का सीधा सीधा है आपका डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री जोड़ दो, तो 273 जोड़ोगे 3 2 5 आ जाएगा, 5 के डिजिट इसमें, यूनिट डिजिट से काम कर लिया करो, मैथ के स्टूडेंट हो तुम। बाकी फ़ारेनहाइट की बात करें तो C/5 बराबर F-32/9 होता है, ठीक है, F-32/9 होगा। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ, अगर मैं F = -40 डिग्री यहाँ पर रख दूँ, फ़ारेनहाइट में -40 तापमान हो जाए तो C की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बतानी है, फटाफट से कैलकुलेट करके। यू हैव 15 सेकेंड्स। आगे आएंगे, अरे बातें मत किया करो यार इतना तुम, ठीक है, आगे बताएंगे, फटाफट से आंसर करें, तब तक आंसर नहीं आएगा तब आगे बढ़ेंगे, जब आंसर आ जाएगा उससे पहले नहीं बढ़ेंगे आगे। बहुत शानदार, सर 1 महीने रुकेंगे वहाँ, रुक जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इस काबिल हमें बनाया है। सर हम लोग छोटे लोग हैं तो मतलब हाइट छोटी है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, आंसर कर -40, बहुत सही, -40 डिग्री, -40 डिग्री, यानी कि बहुत बार पूछा जाता है वह कौन सा तापमान है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाने हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो आपने क्या रखा होगा, -40 -30 कितना हो जाएगा आपका, -72 हो गया होगा, बटे 9 हो गया होगा, 9 से 8 काट दिया होगा, -8 × 5 = कितना हो जाएगा आपका, -40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। आगे आएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बोलेंगे फिर फटाफट से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं आपका जिप्सम। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रेट इसको कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलोगे, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसको कहा जाता है, डाईहाइड्रेट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें क्या आता है CaSO4 इंटू हाफ H2O आ जाता है, क्या आ जाता है, हाफ H2O आ जाता है। सोडा लाइम का फॉर्मूला बताओ जरा भैया हमको, सोडा लाइम का, सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, सोडा, सोडा लाइम, सोडा लाइम किस किस को मिलकर बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम जो बनता है आपका। बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक होता है आपका धावन सोडा, उसका फॉर्मूला बताओ, धावन सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, धावन सोडा का, वो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, 10H2O होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा चूना, बुझे चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, जो नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताओ, एक बार सारे फॉर्मूले देख लेना है ना। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीला थोथा भी कहते हैं, नीला थोथा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4 इंटू 5H2O, 5H2O। चूना पत्थर का फॉर्मूला बताओ, चूना पत्थर, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3 क्या होता है, लाइम स्टोन का CaCO3 होता है, CaCO3। चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर, नहीं जी लुई पाश्चर ने नहीं, क्योंकि लुई पाश्चर को जाना जाता है आपका रेबीज के लिए,
रेबीज और जो एंथ्रेक्स रोग होता है, उन दोनों का टीका किसने खोजा था? रेबीज और एंथ्रेक्स का, ये आपका लुई पास्चर ने। चेचक का टीका जो खोजा वो एडवर्ड जेनर ने खोजा। एडवर्ड जेनर, जिनको साथ ही हम प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहते हैं। क्या बोलोगे? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। क्या बोलोगे? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक बोलते हैं, यानी कि इम्यूनोलॉजी। क्या बोलोगे? जो इम्यूनोलॉजी है उसके ये फादर हैं, इम्यूनोलॉजी के फादर हैं। रॉबर्ट ब्राउन, ये साथी कोशिका के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट हुक, सॉरी मुझे बताओ आप, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका, पोलियो का जो टीका है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये एडवर्ड साल्क ने की है। किसने की है? एडवर्ड साल्क ने। इनके ईयर भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, याद रखना। टीबी का जो टीका है, बीसीजी का, ठीक है, बीसीजी का जो टीका है वो किसने खोजा था? या मुझे बीसीजी का फुल फॉर्म कौन लिख के बताएगा? बीसीजी का फुल फॉर्म, क्योंकि मुझे याद नहीं है, आप बताओ। कैलमेट और गुएरिन, कैमलेट और गुएरिन, ठीक है, ठीक है। एक पोलियो आता है, वो ओपीवी आता है, वो अल्बर्ट साबिन आता है वो नाम, उससे कंफ्यूज मत हो जाना पोलियो से, वो अल्बर्ट साबिन है, ठीक है। बोलेंगे जी फटाफट से, साल्क साल्क साल्क। बीसीजी का पूरा नाम आपको बताना था। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले जाता है? वक्त रक्त की अगर हम बात करते हैं तो रक्त कैसे ग्रुप होते हैं? ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है। एक कौन सा बच गया? बोलो भाई। आपका ए पॉजिटिव हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप होते हैं। तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त से? तो केवल ओ से ही ले सकता है। किससे? केवल ओ से ले सकता है। मुझे आप बताओ फटाफट से, रक्त में एक क्वेश्चन बनता है आपका, जो रक्त परिसंचरण होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण, इसकी खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की। किसने? विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने। लेकिन पूछे रक्त परिसंचरण के ब्लड ग्रुप से, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज किसने की? तब नाम आएगा कार्ल लैंड स्टीनर का। किसका? कार्ल लैंड स्टीनर का नाम आता है, कार्ल लैंड स्टीनर। आरबीसी के बारे में, रक्त में जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, आरबीसी का जो विवरण दिया था वो किसने दिया था? आरबीसी का विवरण दिया था आपका ल्यूवेन हॉक ने। किसने? ल्यूवेन हॉक ने। ये दिया था इन्होंने 1675 में। याद रखना, बायोलॉजी में कोई भी टर्म आप पढ़ो, बायोलॉजी में आप कोई भी टर्म अगर पढ़ो तो उसका साथ ही आपको ईयर पता होना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बोलेंगे भी फटाफट से, आगे आएंगे। नेक्स्ट आगे बोलेंगे भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? थैलेसीमिया। क्या बोलोगे? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो वो वंशानुगत जो रोग होते हैं, वंशानुगत रोग होते हैं, वंशानुगत रोग होते हैं, ठीक है। उनमें विकार के लिए होता है। हीमोफीलिया। क्या बोलेंगे? हीमोफीलिया, 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 हीमोफीलिया। ये क्या होता है? रक्त के जो साथी आपका ब्लड होता है, रक्त में थक्के बनने में जो समस्या आ जाती है, थक्के न बनना, इस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया। जैसे आपसे मैं पूछूं हीमोफोबिया क्या होता है? हीमोफोबिया, तो हीमोफोबिया होता है रक्त से जब आप डरने लग जाएं। फोबिया का मतलब ही क्या होता है? रक्त से डरना, रक्त से डरना। क्या बोलोगे? आपका रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है आपका हेमेटोलॉजी। क्या बोलोगे? हेमेटोलॉजी। जनक कौन है हेमेटोलॉजी के पूछा जाए आपसे तो बोलेंगे विलियम हैवसन है। क्या बोलोगे? विलियम हैवसन है। जब ब्लड ग्रुप की बात आए तो मुझे बताओ आप फटाफट से, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता? जैसे ओ है, ओ में क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता। और सर्वदाता ग्रुप कौन सा है? जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, जो सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो सबको डोनेट करने वाला कौन सा होता है बोलेंगे? एक तो होता है आपका ए बी क्या होता है? इसको बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं इसको? सर्वग्राही। ए बी कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। और ओ नेगेटिव वो होता है, ओ नेगेटिव जो सबके लिए रक्त का दाता होता है, ठीक है, रक्त का दाता होता है। अच्छा, रक्त क्या है एक मुझे बता सकते हैं आप? रक्त क्या है? एक ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? क्या बोलेंगे? ब्लड क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। कैसा? वो भी लिक्विड, तरल संयोजी ऊतक होता है। कितना पीएच मान होता है रक्त का बताओ? ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4 होती है, 7.4। किस किस से मिल करके बना होता है? वाटर से, प्लाज्मा से, आरबीसी से, आपका
क्या बोलोगे, सॉरी, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। इन चार से मिलकर के क्या होता है, हमारा ब्लड बनता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई फटाफट से। ओके, अब हम आपको दे देते हैं होमवर्क। होम्योपैथी के संस्थापन नहीं, संस्थापक कौन है? हो जाती है गलती, इनके लिए माफ करें। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ठीक है, आगे आएंगे। ओके, आगे आएंगे, फटाफट से आएंगे। बहुत शानदार, आंसर करें। आगे आएंगे आएंगे। ओके, अभी बाय बाय, टेक केयर सारे साथी। अब चले जाएंगे, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, जिनके पास समय हो, जिनका एग्जाम नज़दीक है वो चले जाएं। चलें जी, फटाफट से आंसर करेंगे, आंसर आएंगे। जय महाकाल, बहुत शानदार। चले भैया, दिखाएं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है एग्जाम से रिलेटेड? सर सिर्फ इन प्रैक्टिस सेट को करने से हो जाएगा? क्या हो जाएगा? करना क्या है वो तो बताओ। दिल्ली पुलिस के लिए कर रहे हैं ना आप, एमटीएस के लिए कर रहे हैं, और हम एक फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। जो साथी अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, शायद उनका ये सवाल नहीं होगा। सर सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था भारत पर? भारत पर मतलब राजाओं में या व्यवस्थाओं ने? राजाओं में तो बिम्बिसार का नाम है, 544 बीसी से 492 बीसी तक, 52 वर्षों तक। बहुत थैंक यू भावना दीदी। भैया एक शायरी सुनो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। अभी मुझको नहीं करना है एतराफ़ शिकस्त अपना, मैं सब तस्लीम कर लूँगा, ये चर्चा आम होने दो। मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर बिक नहीं सकता, वफ़ाएं बेच लेना ज़रा नीलाम होने दो। और नए आगाज में ही हौसला क्यों तोड़ बैठे हो, सब कुछ तुम ही जीतोगे, ज़रा अंजाम होने दो। है ना? तो मेहनत करिए और वो अंजाम का पल आएगा और आप सफल होंगे। अगर हमारी योजनाएं बेहतर हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। आपके घर परिवार में सभी बुजुर्गों को, सभी जो बड़े हैं उनको नमस्ते। थैंक यू।